जी हाँ, यही मैं शोर के काम करने की जगह आप मुझे बिल्कुल ठीक जगह पर लाए हैं। रूह ने खुशी से चखते हुए कहा, वरना इससे पहले तो वो इतनी परेशान थी कि ना जाने वो इस तक पहुँच भी पाएगी या नहीं। आए, मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। सारम ने कहा, नहीं थैंक यू, आपने मेरे लिए इतनी परेशानी उठाई, अब मैं चली जाऊँगी। अब वो उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती। नहीं, परेशानी कैसी है तो हमारी जिम्मेदारी है। सारम के लबों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आइए, मैं आपको आपके शोर के हवाले करके ही जाऊँगा। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। जब इसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जितनी मासूम ये लड़की बनने की कोशिश करी है इतनी है नहीं। देवल की बीवी इतनी मासूम हो ही नहीं सकती। ये लड़की पिछले 3 घंटे से उसे बेवकूफ़ बना रही थी और वो बना जा रहा था। अगर नहीं तो यकीनन ये लड़की झूठ बोल रही है। जो भी था उसे पता चल ही जाना था। वो हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और साथ में इसके लिए भी दरवाज़ा खुला। जबकि हाल में सारम को दाखिल होते देखकर यारम को बहुत गुस्सा आया। इस वक्त वो इसकी शक्ल तो हरगिज़ नहीं देखना चाहता, लेकिन जब इसके पीछे रूह को देखा तो गुस्सा कंट्रोल करना मज़ीद मुश्किल हो गया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और सारम के पीछे से रूह का बाजू खींचकर आगे किया और बिना सोचे समझे दर 4-5 थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दिया। किसकी इजाज़त से तुम निकली थी फ्लैट से? मैंने मना किया था ना। उसका मुंह अपने हाथ में दबोचे को से फनका रहा था। जबकि रूह ने तो सोचा भी नहीं था कि इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। हाल में सन्नाटा छा चुका था। ये तो तय था कि यारम उसे बख्शने वाला नहीं है, लेकिन सबको यही लगा कि यारम एक गोली का इस्तेमाल करेगा। रूह ने बमुश्किल कुछ बोलने की कोशिश की। हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो पहले ही घबराई हुई थी, लेकिन यारम के रवैये ने इसकी रूह तक हिला दी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। उसने झटके से इसका मुंह छोड़ते हुए उसे दूर फेंका। वो जाकर दीवार से लगी और वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई, जबकि सारम अपने सामने ये कार्रवाई होते देखकर हैरान परेशान खड़ा था, जबकि यारम अब रिलैक्स लग रहा था। आपके यहाँ तशरीफ लाने की वजह जान सकता हूँ? उसने गुस्से से सारम की तरफ देखा। वो ये लड़की बेहोश हो गई थी। उसने कहा था कि तुम्हारी बीवी है, तो मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ने आया था। क्या ये सच में तुम्हारी बीवी है? सारम ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, ये लड़की मेरी बीवी है और तुम इस लड़की से कम 10 फुट की दूरी पर रहोगे। अब तुम जा सकते हो, तुम अपनी ड्यूटी कर चुके हो। उसने गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने शादी कब की? सारम का भी मज़ीद तशवीश करने का इरादा था। सॉरी, मैं तुम्हें इनवाइट करना भूल गया। यारम ने जैसे बात ख़त्म की थी। मतलब तुमने सच में शादी की है? क्या यह सच में तुम्हारी बीवी है? वो अब भी बेयकीनी से बोल रहा था। वापसी का रास्ता इस तरफ से यारम ने हॉल के मेन गेट की तरफ इशारा किया। मतलब साफ था कि वैसे मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी सारम वहाँ से नहीं किया। जबकि खिज़र और शाफ को लगा था कि वो सारम को सच बताएगा। ये लड़की इसकी बीवी नहीं थी। वो सिर्फ गलतफहमी की बिनाद पर इन तक पहुंची थी। वो क्यों इससे झूठ बोल रहा था? यारम ने एक नज़र हाल में खड़े हर इंसान पर डाली और फिर दीवार से चिपकी बैठी रूह को देखा, जो मुसलसल रो रही थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता इसके करीब आया और इसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से ले गया, जबकि अब सारम के साथ बाकी सब भी बेयकीनी से नहीं जाते हुए देख रहे थे। गाड़ी में भी वो मुसलसल रोती रही। यारम ने एक लफ्ज़ भी ना कहा और उसे घसीटता हुआ फ्लैट के अंदर लाकर पटका। अगर तुम्हें यहाँ फ्लैट में घुटन हो रही थी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। बाहर क्यों निकली? वो बिल्कुल इसके करीब खड़ा पूछ रहा था। मुझे लगा कि पहली और आखिरी गलती थी। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर तुम इस फ्लैट से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। अपने पैरों पे कभी चल भी नहीं पाओगी। बाहर निकलना तो दूर की बात। वो गुस्से से इसके मुंह पर फनका रहा था। सॉरी, वो मुश्किल बोली, जबकि यारम अपने कमरे में जा चुका था। काफ़ी देर अपने कमरे में रहने के बाद वो शावर लेकर बाहर आया तो रूह यहाँ कहीं नहीं थी। मेन गेट खुला था, मतलब कि इस सब के बावजूद वो फिर से कहीं चली गई। वो तेज़ी से मेन गेट की तरफ आया, लेकिन वहाँ पर रूह की चप्पल पड़ी देखी। एक चप्पल यहीं पड़ी थी। वो एक चप्पल पहन कर तो जाने से रही। वो दरवाज़ा ऐसे खुला छोड़कर रूह वाले कमरे की तरफ आया तो अंदर से क्योंकि आवाज़ आ रही थी। वो अपने कमरे में थी। वो पलटा, मेन डोर बंद किया और किचन में आया। तो जब फिलहाल कुछ हल्का फुल्का सा ही बना ले, लेकिन फ्रिज खोला तो वहाँ खाना ऑलरेडी बना हुआ था। शायद वो खाना बनाकर कहीं बाहर निकली थी। कल बातों बातों में उसने पूछा था कि आपको बिरयानी पसंद है। अब उसे समझ में आया कि उसने क्यों पूछा था। उसका डिम्पल नुमाया हुआ। खाना गर्म करके उसने ट्रे में रखा और रूह के कमरे में लाया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट जलाई तो देखा कि वो कोने में बैठी रो रही थी। वो आहिस्ता से इसके करीब आकर ज़मीन पर बैठा और ट्रे इसके सामने रखी। जानती है रूह, मैं पिछले 20 साल से इस मुल्क में रह रहा हूँ। आज तक मैं इसकी गलियों को नहीं समझ पाया। मैं कैसे मान लूँ कि फ़कत 3 दिन में तुम इस मुल्क को समझ चुकी हो? मुझे बताए बिना, मुझसे पूछे ऐसे ही कहीं निकल गई। तुम्हें अंदाज़ा भी है पिछले 5 घंटे से मैं कितना परेशान था। जितने ज़िंदगी के दिन नहीं देखे तुमने, इतनी दुश्मन है शहर में मेरे। कहाँ से लाता मैं तुम्हें, कहाँ से ढूंढता रहूँ? वो ऐसे इसके पास बैठा बो रहा था। पिछले 5 घंटे से मैंने बस ये एक बात सोची है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रूह, ये मुल्क जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये सब कुछ दिखावा है, ये असल कुछ भी नहीं है। यहाँ हर इंसान के 2 चेहरे हैं। रूह ने सर और चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके हाथों के निशान उसके चेहरे पर वाज़ेह थे। रूह, अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना तो तुम्हें दोबारा
तो तुम्हें दोबारा तुम पे हाथ उठाने से गुरेज नहीं करूँगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम दोबारा ऐसे नहीं करोगी। मैं जल्दी तुम्हारे लिए कोई और घर का इंतज़ाम कर दूँगा। अब रोना धोना बंद करो, ये नाराज़गी ख़त्म करो और खाना खाओ। रूह ने तो सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इतने प्यार से मनाएगा। उसके इतने प्यार से बात करने पर रूह फिर से रोने लगी। वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। क्या इस बार अपने हाथों में मुँह छुपा कर नहीं, बल्कि यारम के सीने में सर देकर। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी, वो रोते हुए बोली, जबकि उसे अपनी बाहों में फिर भरे अपने सीने से लगा। यारम का आदमी भूल चुका था कि वो कौन है। अब दूसरे कमरे में क्यों सोते हैं, उसने पूछा खाना खाते हुए। वो अचानक चूका था, फिर संभल कर बोला, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ इस रिश्ते को समझने के लिए। एक अनजान शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। रूह, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ किसी किस्म का कोई समझौता करो। जहाँ खुशियाँ हों वहाँ समझौता नहीं होता, लेकिन इसके लिए पहले मोहब्बत का होना ज़रूरी है। खाना तो खिला दिया, एक कप चाय मिलेगी। यारम ने उसे मौजू से हटाया। मैं पहले नमाज अदा कर लूँ, उसने पूछा। वाई नॉट, वो उठकर वुज़ू करने चलेगी तो यारम ने अपना लैपटॉप उठा लिया। वो तकरीबन 5 मिनट में नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई और इसके लिए चाय बना कर लाई। क्या आज तुम्हारी नमाज इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई? दुआ नहीं मांगी क्या? उसने चाय का कप थामते हुए पूछा। चाय बनानी थी ना, इस वजह, उसने वजह बताई। दुआ मांगती रहा करो, दुआओं में बहुत असर है। वो मुस्कुराया था। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यार लगते हैं। आपको पता है आपके दोनों गाल पे डिम्पल्स हैं। उसने एक्साइटेड होकर इसकी मालूमात में इजाफा किया। क्या बात कर रही हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो खुलकर हंसा। आप एक डिम्पल मुझे दे देना। हाँ हाँ, तुम दोनों रख लो। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, माशाल्लाह, उसने खुलकर तारीफ़ की थी। बस तुम्हारी सदका जारिया वाली बात पर अमल कर रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, मैं अब सोने जा रही हूँ। रूह ने उठते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चल दी। सुनो, उसने पुकारा। जी, वो पलटी थी। दुआ मांगती रहा करो, वो मुस्कुरा कर बोला और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। यारम से किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत ना की और ना ही वो किसी को जवाब देना ज़रूरी समझता था। हाँ, लेकिन लैला उसे घूरे जा रही थी, जिसका इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने नहीं कहा कुछ भी। मेरे जाने के बाद उसने खुद ही बात शुरू की। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद वो भी निकल गया था, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुमने सारम के सामने झूठ क्यों बोला? जानते हो, जब वो लड़की चली जाएगी तब हमारे खिलाफ गवाही दे सकती है, और अगर उसने गवाही ना भी दी तब भी बुरी फंसेगी। बाद की बात में देखी जाएगी। फ़िलहाल तो वो यही है हमारे साथ। कल हमारा एक आदमी मारा गया, वो पुलिस के हथकंडे चाट चुका था। उसने खुदकुशी कर ली। उसके घर वालों को एक मोटी रकम भेज दो और अफसोस के लिए भी चले जाना। मुझे ज़रूरी काम है, वरना मैं खुद ही चला जाता। तब भी शार्फ कमरे में दाखिल हुआ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा यार, इस तरह से किसी के मरे हुए घर वालों को देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है, अफसोस होता है। या वो लोग अपने बिछड़े हुए को रोते हैं। वो बेचारा तुम्हारे साथ काम करते करते ही मारा, या शायद अब वो लोग हमें कसूरवार समझ रहे होंगे। उसे 4 साल पहले सजाए मौत सुनाई गई थी, यानी कि फांसी। तब उसे मैंने बचाया था। अगर वो तब मर जाता ना, तो इसके घर वाले 4 साल से रो रहे होते, लेकिन अब वो उसे अच्छे अल्फाज में याद करके रो रहे होंगे। उसने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है। वो अपनी ज़िंदगी की उम्मीद पहले ही खो चुका था। उसके अंदर जीने की ख्वाहिश वैसे भी नहीं थी, लेकिन वो मेरे साथ काम करना चाहता था, मेरे लिए कुछ करना चाहता था। वो अच्छा था, लेकिन एक मशीन से कम ना था। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरी टीम में ज़िंदा दिल लोग चाहिए, लेकिन ऐसे आज मुर्दा लोगों के लिए भी मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों जाओ और इस लड़की को भी साथ ले जाओ। जब से आई है इसने काम तो कुछ किया नहीं है, जबकि अपना फ़ैसला सुना चुकी है कि वो यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। खिज़र ने उसकी बात मुकम्मल की। अच्छी लड़की है, वो शार्फ मुस्कुराया था। वो सिद्दीक की बेटी थी। शार्फ, खिज़र ने गुस्से से कहा, क्योंकि वो इसकी रंगीन तबीयत से अच्छे से वाकिफ़ था, लेकिन फिर भी वो इतना गिरा हुआ तो हरगिज़ न था कि सिद्दीक की बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा करता। वो तो इन लड़कियों के पास जाता था जो खुद से वेलकम करती थी। सारा दिन रूह बस एक ही बात सोचती रही। वो आदमी जो इसके सामने मरा था, उसने डेविल का नाम लिया था। पुलिस वाले ने इससे पूछा था कि क्या डेविल का आदमी है क्या और उसके लिए काम करता है, तो उसने इनकार कर दिया था। उसका कहना था वो किसी डेविल को नहीं जानता। और फिर जब उसने पुलिस वाले के सामने डेविल का नाम लिया था, वो कैसे अजीब नज़रों से उसे घूरने लगा था। लेकिन फिर ये भी तो कहा था कि वो न जाने किस डेविल की बात कर रही है, वो तो एक ही डेविल को जानता है। लेकिन ये बात तो ठीक हो गई। इंस्पेक्टर उसके शोर को जानता था और उसे उस तक पहुंचा दिया। उसे इस इंस्पेक्टर को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए था, लेकिन ये तो था कि अब वो घर से निकलने की गलती कभी नहीं करेगी। न जाने कितने परेशान हुए होंगे ये मेरे पीछे, न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा होगा मुझे। मैं बिना बेवकूफ़ों की तरह उठकर चल दी। आज क्या बनाऊँ उनके लिए? वो फ्रिज खोले हुए सो रही थी, जिसके अंदर सब सामान मौजूद था। सर, यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, पेट्रोल पंप का वर्कर इसके करीब आकर बोला। पेट्रोल पंप है, आग लग सकती है, उसने बताया। और तुमने जो किसी की ज़िंदगी में आग लगाई है उसका क्या क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो आदमी गुस्से से बोला।
एक 13 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करके तुमने उसकी ज़िंदगी को आग ही तो लगाई है। इस लड़की का मेरे साथ अफेयर चल रहा था, रोज़ गिफ्ट और पैसे मांगती थी मुझसे। इतनी छोटी बच्ची नहीं थी जितना तुम लोग समझ रहे हो। मैंने बस अपनी दी हुई रकम वसूल की और वैसे भी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। वो आदमी बोले जा रहा था जब उसने अपने पेट पर कुछ महसूस किया और फिर दर्द से बुलबुला उठा। कोर्ट से तुम बरी हो चुके हो लेकिन डेवल की अदालत में नहीं, और कोई भी जनाकार डेवल की अदालत से इस तरह से बरी नहीं होगा। डेवल की अदालत में इस गुनाह की सज़ा सिर्फ और सिर्फ सज़ाए मौत है। पेट्रोल होल्डर से पेट्रोल का पाइप निकला, वो दर्द से बुलबुलाते हुए आदमी के मुंह में डाल दिया। तुम जानते हो लड़की खुदकुशी कर चुकी है, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली तुम जैसे इंसान के लिए। तुमने कहा एक 13 साल की बच्ची तुमसे तोहफे और ताइफ रकम लेती थी, लेकिन मेरी नज़र में वो एक छोटी बच्ची थी। पेट्रोल इस आदमी के अंदर तक जा चुका था, सांस फूलने लगी थी, लेकिन यहाँ सांस लेने की इजाज़त दे कौन रहा था? इंसाफ था, डेवल का इंसाफ, हर जनाकार के लिए। उसने एक झटके से ज़मीन पर फेंका और अपनी जेब से सिगरेट निकाला, माचिस की तीली से अपना सिगरेट जलाया और वही तीली जलती तीली इस आदमी पर फेंक दी और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वहाँ से निकल गया। उसे न इस आदमी से मतलब था और न ही इस पेट्रोल पंप से। उसे आज ही पता चला था कि इस पेट्रोल पंप में वो अकेला नाइट ड्यूटी करता है, वरना इस काम के लिए उसे कोई और जगह का इंतखाब करना पड़ता। वो घर आया तो शर्ट पे सुर्ख खून के धब्बे थे, शायद इस आदमी के पेट पर ब्लेड चलाते हुए लगे थे। उसने घर जाते ही कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे का रुख किया, लेकिन रूह इसे देख चुकी थी। वो फ़ौरन दौड़कर इसके पास आई। क्या हुआ आपको? ये खून कहाँ? चोट लगी है आपको? एक पल में ही उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मुझे चोट नहीं लगी, वो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, रास्ते में उसे अस्पताल पहुंचा रहा था, शायद कपड़ों पे ये धब्बे लग गए हैं। आप ठीक है ना? वो रोते हुए पूछ रही थी। वो मुस्कुराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चेंज करके आता हूँ, फिर इत्मीनान से देख लेना। उसका गाल थपथपाकर अपने कमरे में चला गया। जबकि रूह एक बार फिर से जाए नमाज पर बैठ गई। वो कमरे से बाहर निकला तो उसे नमाज अदा करते हुए देखा। ये लड़की क्यों मुझे इतना गुनाहगार कर रही है? वो सोचते हुए सोफे पर आ बैठा। डेवल ने अपने ऑफिस में ऐलान किया था कि आप यहाँ पर रूह का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। वो जहाँ से बिल्कुल ठीक है, जब इसके घर वालों को पता चल जाएगा उसे भेज दिया जाएगा। इस बात से लैला की परेशानी और बढ़ने लगी, लेकिन अब ऑफिस में इसका जिक्र भी मना कर दिया गया था, जबकि लैला को इसके घर जाने की भी इजाज़त न थी। डेवल का कहना था सब अपने अपने काम पर ध्यान दो, जबकि खिजर को एक ही परेशानी खाई जा रही थी कि आखिर वो घर वालों को पता क्यों नहीं करवा रहा, क्यों नहीं करने दे रहा। लेकिन फिर भी खिजर चुप न रहा। वो यारन से छुपाकर रूह के घर वालों को ढूंढने लगा, लेकिन यह बात भी डेवल से छुपी ना रही। आज नहीं तो कल इस लड़की ने चले जाना है। इस लड़की के घर वालों को पता करना चाहिए, वो किसी की बीवी है। अगर मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए तो मैं खुद कर लूँगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो। उसके अंदाज में गुस्सा देकर वो भी खामोश हो गया। एक महीना गुजर चुका था। रूह इसका सारा काम अपने हाथ से करती थी। यारम ने अपने घर बदलवाने के बारे में सोचा तो उसने कहा कि वो यहीं ठीक है। यारम ने उसे बाहर पार्क में बैठने की इजाज़त दे दी, लेकिन वो इन औरतों से बातें नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी अगर वो सामने आ जाए तो हाल और खैर खैरियत पूछ लेती, लेकिन यारम से छुप कर। शार्फ और खिजर रात दूसरे तीसरे दिन इसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने आते थे, जबकि लैला को यहाँ आने की इजाज़त न थी। उसने डेवल वाली बात का जिक्र भी इसके सामने किया था। जब उसने कहा कि यहाँ हर कोई अपने आप में एक डेवल है। डेवल मतलब? रूह ने पूछा। डेवल मतलब शैतान, यारम ने बताया। अस्तगफुरुल्लाह, आपको शैतान थोड़ी है। उसकी बात पर चेहरे पर ज़रा सा डिम्पल नुमाया हुआ, फिर गायब हो गया। मेरा नाम यारम है, यारम काज़मी, तुम मुझे यारम कहा करो। मैं कैसे आपको यारम कहूँ? वो शर्माई थी। क्यों नहीं कह सकती? ये मेरा नाम है। वो पूछने लगा, आपके नाम का मतलब? वो कुछ बोलते हुए खामोश होगी। हाँ बोलो ना, मेरे नाम का मतलब दिलबर, महबूब, सनम है ना। उसके चेहरे पर शर्मो या देकर महजूज हो रहा था। आज वो इसके लिए फ़ोन लेके आया था ताकि दिन में इससे बात कर सके। सारा दिन इसकी बेचैन नजरें इसका इंतज़ार करती थी। फिर कल तो उसने कह दिया कि सारा दिन इससे बात करने वाला कोई नहीं होता। मेरा दिल करता है आपसे बातें करने का। आप काम से थक कर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठकर चले जाते हैं। सारा दिन मुझे आपका चेहरा नज़र नहीं आता। उसने मासूमियत से मुँह बनाकर कहा था। अच्छा, मैं कल तुम्हारे लिए मोबाइल ले आऊँगा, फिर जब तुम्हारा दिल करे तो मुझे फ़ोन कर लेना। आप मेरे लिए फ़ोन लेंगे फिर तो मैं फ़ातिमा बीवी से भी बात करूँगी। वो खुशी से चहकते हुए बोली थी। नहीं हरगिज़ नहीं, तुम सिवाय मेरे और किसी से बात नहीं कर सकती इस फ़ोन पर। उसने गुस्से से कहा था। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ एक बार पाकिस्तान फ़ोन नहीं किया, अम्मी से बात नहीं की, रानिया आपी, तानिया आपी, मारिया आपी, किसी से भी नहीं, आवाज़ तक नहीं सुनी किसी की। वो उदासी से बोली थी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं फ़ोन लेकर नहीं दूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी से बात करो। उसने अपना फ़ैसला सुनाया और अपने कमरे में चला गया। जब थोड़ी देर के बाद वो इसके पीछे आई। अच्छा ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, सिर्फ आपसे बात करूँगी। लेकिन आप तो इनसे बात करके इनकी खैरियत पूछ सकते हैं ना, आपके पास है ना अम्मी का नंबर? रूह ने पूछा। हाँ, मैं अक्सर इनसे बात करता रहता हूँ, सब कुछ ठीक है।
उन्हें झूठ बोला और आज उसके लिए फ़ोन ले आया था, लेकिन उसके अलावा इस फ़ोन में सब नंबर ब्लॉक थे, यहाँ तक कि वो पुलिस में भी फ़ोन नहीं कर सकती थी। अगर उसे इतनी समझ होती तो वो ज़रूर पूछती। क्या तुमने वाकई शादी कर ली है? सारमा अब तक बेयकीनी से कॉफ़ी शॉप में बैठा था। उसके सामने यारम बैठा आराम से कॉफ़ी पी रहा था। मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ यारम, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये शादी नहीं हुई। सारम कब से बोले जा रहा था, लेकिन यारम कब से करीब बैठी इसकी बेटी के गालों को छू रहा था। मायरा स्कूल क्यों नहीं गई? उसने सारम के बात को इग्नोर करते हुए मायरा से पूछा। माया की तबीयत ख़राब थी मायरा की तबीयत ख़राब थी चाचू। अरबी तर्जुल लहजे की वजह से वो उर्दू नहीं बोल पाती थी और फिर जब बोलने की कोशिश करती तो अक्सर इसकी ज़बान तो उतला आ जाती। पहले मेरी बात का जवाब दो, सारम ने कहा। मैं ज़रूरी नहीं समझता। उसने एक ही जुमले में से जवाब देकर फिर से मायरा के साथ मसरूफ़ हो गया। हम दोस्त हैं ना यार, सारम ने पूछा। अच्छा किया। ऐसा था कभी सदीक मेरा दोस्त था, बहुत प्यारा दोस्त, लेकिन तुमने क्या किया? वो धीमी आवाज़ में कह रहा था। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा था यारम, वो इसी के अंदाज़ में बोला। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ मुझे मेरे फ़र्ज़ के साथ गद्दारी करने वालों से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं देता। यार हम एक साथ दुबई आए थे। तुमने और सदीक ने गलत रास्ता पकड़ लिया। सदीक अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। यार मैं तुम्हें सज़ा नहीं होने दूंगा। कानून इंसाफ से हटकर कानून और इंसाफ, हमें तुम्हारे कानून इंसाफ नहीं चाहिए सारम, हम अपना कानून खुद बनाते हैं। फ़िलहाल मैं तुमसे ये सारी बातें करने नहीं आया, मैं सिर्फ मायरा से मिलने आया था। वो मायरा का गाल चूमते हुए उठा था। क्या तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो? सारम ने पूछा। इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिन बाद दूंगा। हो सकता है कुछ दिन बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी। बस इतना कहकर वो निकल गया, जबकि सारम उससे आता हुआ देख रहा था। प्यार, मोहब्बत, फैमिली, इन सब चीज़ों से बहुत दूर था ये इंसान, बल्कि इंसान था ही कहाँ। सारम बचपन से जानता था से या अल्लाह यारम को कभी इस लड़की से मोहब्बत ना हो, वरना इस बेचारी लड़की का क्या बनेगा। क्योंकि यारम का जो रूप मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा। उसका पागलपन इस लड़की को मार देगा। बचपन में उसने एक खिलौने के लिए यारम का पागलपन देखा था, और सच तो ये है कि वो भी एक खिलौने से ज़्यादा उसके लिए कुछ ना होगी। एक मासूम लड़की को इसके हाथों बर्बाद मत होने देना। आज लैला का बर्थडे और वो चाहती है कि हम इसके साथ पार्टी करें। शार्फ ने आकर उसे बताया। हाँ तुम लोग जाओ, मैंने कहा मना किया। यारम ने कहा, जबकि ध्यान सारा लैपटॉप की स्क्रीन पर था, जहाँ एक मिनी स्क्रीन पर हैकिंग सिस्टम से किसी का मोबाइल फ़ोन खुला था, जिसे यारम बहुत गौर से देख रहा था। डेविल, जब से ये लड़की रूह आई है तुम तो इसी के पीछे पड़े, तुम्हें ख्याल ही नहीं रहा लैला का। उसने स्क्रीन पर नजर जमाए देखा जहाँ रूह का मोबाइल सिस्टम खुला हुआ था और वो रूह के एक एक मूवमेंट पर नजर रखता था। लैला का रोज़ रोज़ रोना धोना देखकर आज शार्फ ने उसके सामने मुंह खोला था। रूह से पहले भी लैला मेरे लिए काम करने वाली एक वर्कर थी और अब भी है। इससे ज़्यादा ना वो पहले कुछ भी और ना ही आगे कुछ होगी। अब मज़ीद कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं, निकलो यहाँ से, मैं अपना काम कर लूँ। वो प्यार करती है तुमसे, शार्फ ने कहा। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा है उसे मुझसे प्यार करने के लिए। दिमाग ख़राब कर रखा है इस लड़की ने, और दोनों ने भी मेरा। अगर तुमने ये प्यार का जिक्र मेरे सामने किया तो गोली मार दूंगा, उससे भी और तुम लोगों को भी। गुस्से से दहाड़ते हुए बोला और लैपटॉप उठाकर फेंक दिया। मैं पार्टी का कहने आया था, हम सिर्फ वर्कर नहीं हैं, दोस्त भी हैं। तुमने कहा था एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना कोई आसान तो नहीं। चाहत में घबराते हुए 2 कदम पीछे हटाए। फाइन, मैं आ जाऊँगा, आप जाओ यहाँ से, उसने घूरते हुए कहा। तो शार्फ बाहर निकल गया। फिर दरवाजे पर मुंतज़िर मासूमा और लैला को देखा, ज़रा सा मुस्कुराया। मिशन डन, उसने लैला की हाथ पर ताली बजाते हुए कहा। बस अब मेरा काम हो जाएगा। लैला ने कुछ सोचते हुए कहा, सर गोली मार देंगे, मैं तुम लोगों के साथ शामिल नहीं हूँ। मासूमा ने कहा, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा लड़की, लेकिन डेविल को 1-2 पैक से नशा नहीं चढ़ता, हमें कुछ बड़ा करना होगा। क्यों ना हम डबल डोज पिल्स यूज़ करें? शार्फ ने मशवरा दिया। ऐसा बोलो बेवकूफ़, इस राइट हैंड ने सुन लिया तो प्लान शुरू होने से पहले ही वो हमें गोली मार देगा। तुम लोगों को तो फिर गोली मार के आसान मौत देगा, मुझे ब्लेड से मारेगा। और इतना करो जितना मैंने कहा। और वैसे भी मैं तुम सब की होने वाली मालकिन हूँ, तो मेरा ऑर्डर फॉलो करो ना तुम पर फ़र्ज़ है, करना तुम पर फ़र्ज़ है। लैला ने अदा से कहा। मैं जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन लैला के बर्थडे की वजह से यहाँ आना पड़ा। ये क्लब लैला चलाती थी, दुनिया के सामने से कोई काम तो करना ही था। वैसे पुलिस की नज़र में वो डेविल यानी यारम काज़मी के साथ काम करती थी, जिसकी दुबई में एक मेडिसिन कंपनी थी। ये काम सिर्फ वो दुनिया को दिखाने के लिए करते थे, वरना असल काम और असल मिशन इनके कुछ और थे। क्राइम की दुनिया में न्यूयॉर्क भी जानता था, दुबई इनका असल ठिकाना था। सदीक इसका बहुत वफादार आदमी था। वो 20 साल पहले इसके साथ पाकिस्तान से आया था। अब इसका जान अजीज़ दोस्त सारम उसके साथ था, लेकिन वक्त के साथ सारम ने अपनी राह बदली। सारम को डॉन डेविल को पकड़ने का काम दिया गया था। पिछले 6 साल से वो इसके पीछे पड़ा था, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत जो इसे सलाखों को पीछे पहुंचाते सारम के हाथ नहीं लगा था। सारम का कहना था कि वो ये रास्ता छोड़ दे, इसमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। जबकि यारम के जुनून उसे ये काम छोड़ने नहीं दे रहा था। वो जिस आदमी के आगे काम करता उसे मार कर उसने उसकी कुर्सी संभाली थी,
और फिर ऐसे कई लोगों को मारकर सीढ़ियाँ चढ़ता वो डेवल बना था। शार ने इसके ड्रिंक में डबल डोज पिल्स मिलाई थी, जिसका पहला सिप लेते ही उसने लैला की तरफ देखा था। लैला ने घबरा के नजरें चुराई। उसे पता चल चुका था, कुछ समझ चुका है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। आई एम सॉरी। उसे मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर लैला मनमनाई थी। अगर आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं होता तो मैं बरसी ज़रूर बनाता। ड्रिंक एक ही सिप में ख़त्म करता, गिलास नहीं फेंकता वो निकल गया। किधर उसे रोको, इसकी ड्रिंक में डबल डोज पिल्स हैं, वो ड्राइविंग नहीं कर सकेगा। लैला ने फिक्रमंदी से कहा। वो यारम काज़मी है लैला, उसे छोटी मोटी पिल्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो नशे कभी अपने आप पर हावी नहीं होने देता। डोंट वरी, वो घर आए तो रोज़ की तरह इसका इंतजार करती। जब वो पहले ये से फ़ोन करके बता चुका था कि आज वो जल्दी नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ काम करने वाले वर्कर्स का बर्थडे है। मैंने कहा था ना खाना खा के सो जाना, तुम अभी तक मेरा इंतज़ार करिए। वो इसके करीब आकर पूछने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर इसके पास आ गई। बहुत वक्त हो चुका है, रूहे से खींच कर अपने करीब करते हुए कहा। आप शराब पी के आए हैं? उसने बेयकीनी से पूछा। शायद वो नोट ना कर पाती, लेकिन इससे पहले वो कभी इसके इस तरह से करीब नहीं आया था और इसकी आवाज़ में खुमार था। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी। अपने होठों से इसका माथा छूते हुए बोला। आप जाएं, आराम करें। रूह को अपनी बाहों में लिए यारम की गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही थीं। उसके माथे को अपने लबों से छूते यारम ने उसके बाल खोल लिए। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। रूह ने अपना हाथ इसके कंधे पर रखकर उसे खुद से दूर किया था। और अगर मैं तुम्हें आज खुद से दूर जाने की इजाज़त ना दूँ तो? उसकी ठोड़ी पकड़कर इसका चेहरा ऊंचा करके पूछा। नहीं, क्या हो गया आपको आज? आपको कहीं प्यार तो नहीं हो गया? मुझे लगता है मेरी दुआ पूरी हो गई। रूह ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्यार? हाँ, प्यार तो तुम्हें देखते ही हो गया था उस दिन जब तुम बिना बताए चली गई थी। उस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी और आज इश्क हो गया। और अगर इश्क हो जाए तो दूरी नामुमकिन होती है। मेरे प्यार और मोहब्बत ने बहुत सब्र किया, लेकिन क्या करूँ, ये इश्क बेसब्र है। ये तुम्हारी आँख का इंतजार नहीं करेगा। एक ही झटके से खुद से करीब करते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। यार मेरी बात सुने। वो इसे अपने वाले कमरे में लेके आया था और उसे बेड पर लिटाकर खुद भी इसके बिल्कुल करीब लेट गया। यारम नहीं, आज कुछ मत बोलो। आज से तुम मेरी और सिर्फ मेरी। यारम काज़मी की, आज मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अपने प्यार पर कंट्रोल कर सकता था, लेकिन तुमने दुआएं मांग मांग कर मुझे खुद से इश्क करने पर मजबूर किया है। अब तुम ही मेरा होना होगा हमेशा के लिए। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब तर कर लिया। रूह इसके बाल इसके चेहरे पर बिखरने लगे। उसने फूंक मारकर इसके चेहरे से बाल हटाए। वो खिलखिलाई थी। ऐसे ही तिलिस्म पढ़ पढ़ कर तुमने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर किया। मुझे भी तो बताओ, ये कौन सा तावीज़ इश्क है? मैं तो नहीं बताऊंगी, रूह ने शरारत से कहा, जबकि हाथ दोनों यारम के हाथों में क्या थे। मत बताओ रूह जान, आज यारम का आदमी अपने सारे सवालों के जवाब खुद ले लेगा। उसे खुद भी झुकते देखकर रूह ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जब रूह के हाथ से कान की चूड़ी टूटी और अगले लम्हे यारम ने उसे खुद से दूर फेंका। अचानक एक झटके के लिए रूह तैयार न थी, बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकली। फिर शर्मिंदा सी होकर यारम को देखने लगी, जो बेयकीनी से देख रहा था। यारम, मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि रूह से कुछ कहती, वो तेज़ी से कमरे से निकल गया। या खुदाया, ये क्या करने जा रहा था मैं? जिस काम से मुझे नफरत है, जिस चीज़ से मुझे घिन आती है, वही काम मैं रूह के साथ करने जा रहा था। मैं रूह के साथ ज़ना करने जा रहा था। मैं इस लड़की के साथ ज्यादती करने जा रहा था, जिसे देखते ही मेरे दिल की दुनिया बदल गई। जिसे देखते ही मैंने खुद से वादा किया था कि इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो फ्लैट से बाहर निकल आया और अपने फ़ोन से एक हिजर को कान मिलाने का। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं और शारफा भी लैला के एक क्लब से वापस आए हैं। क्यों? खैरियत? ऐसा करो, एक मौलवी पकड़ो, इसे लेकर मेरे फ्लैट पर आओ। मौलवी क्यों? खैरियत है ना? और इस वक्त मैं मौलवी का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? इस वक्त तो कोई मौलवी नहीं आएगा। मैंने कहा ना, मौलवी आएगा या नहीं, उसके सर पर बंदूक रखो, अपने साथ लेकर यहाँ आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट और अपने साथ कुछ गवाह भी ले आना। वो फ़ोन बंद कर चुका था। मौलवी का इंतज़ाम करना अब इन दोनों का काम था। क्या मेरी मज़ाहमत की वजह से चले गए हैं? क्या वो मुझसे मायूस हो गए हैं? अल्लाह जी, ना जाने कितना नाराज़ हो गए होंगे मुझसे। मैं कैसे मनाऊंगी? अब तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, उसने ख़राब कर दिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे हाथ छुड़वाने की? मैं क्या करूं? क्या बाहर जाके देखूं? नहीं, अगर ज़्यादा गुस्से में हुए तो फिर से थप्पड़ लगा देंगे। हाँ, तो काम भी तो थप्पड़ खाने वाला किया मैंने। अभी वो यही सब कुछ हो रही थी कि बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। ये इतनी रात को कौन आया? इससे पहले कि वो खुद उठ कर देखती, यारम वापस कमरे में आया। इसे वापस कमरे में आता देखकर वो फ़ौरन इसके करीब आई। यारम, सच्ची मेरा मतलब ये नहीं था जो आप समझे हैं। मैं आपको खुद से दूर नहीं कर रही थी। मैं तो बस अपना हाथ, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हूँ। उसके सीने से लगी वो बुरी तरह रो रही थी। सुनो, मेरी बात सुनो। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए कहने लगा,
मैं समझ सकता हूँ इस तरह से फ़ोन पे हुए निकाह कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। जानता हूँ तुम इस निकाह कबूल नहीं कर पा रही, इसलिए तुमने खुद को मुझसे दूर किया, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। हमारा दोबारा निकाह होगा, और वो भी आज ही। चलो बाहर आओ, मैंने गवाह और निकाह ख्वाह को बुलाया। दोबारा निकाह? हाँ, दोबारा निकाह। अब दुपट्टा सर पर लो और बाहर चलो। इसका दुपट्टा खुद इसके सर पर डालता उसका हाथ थाम कर बाहर ले आया। वो बहुत सारे लोग थे और तकरीबन सब भी यारम के काम करने वाले थे, और तकरीबन सब भी हैरान और परेशान खड़े थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान तो लैला थी। मौलवी साहब ने कहा कि रस्म शुरू करें। यारम ने आर्डर दिया, 1 मिनट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ आना। खिज़र ने उसे कहा और यारम के कमरे में आ गया। जल्दी बोलो, यारम ने इसके पीछे आकर कहा। डेविल, ये लड़की पहले से किसी के निकाह में और निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, पहले इसकी तलाक करवाओ, फिर निकाह जायज़ होगा। इस तरह से निकाह नहीं हो सकता। खिज़र ने रूह से निकाह की वजह ना पूछी थी। वो खुद ही इसकी आंखों में इसके लिए चाँद देख चुका था, और आज से नहीं, न जाने कितने दिन से वो रूह के लिए इसकी फ़िक्रमंदी देख रहा था। वो इसके लिए जज्बात रखता था, ये बात खिज़र पहले ही समझ चुका था। वो आदमी मर गया खिज़र, मैंने मार दिया उसे। यारम ने एक और धमाका किया। लेकिन क्यों? हम सीधे तरीके से बात कर सकते थे, तुम उनसे मारने की क्या ज़रूरत थी? उसने मुझसे मेरी रूह को छीनने की कोशिश की थी, उसे जीने का कोई हक़ नहीं था। रूह इसके निकाह में थी। तुमसे मिलने से पहले ही खिज़र ने चबा कर कहा। अब तो हो गया ना जो होना था, अब मेरी होने वाली बीवी बाहर मेरा इंतज़ार करिए। इतना कह के यारम का रुका नहीं, बल्कि कमरे से बाहर निकल गया। खिज़र बेबस इस कदम उठाता इसके पीछे आया। थोड़ी देर बाद निकाह की रस्म अदा हुई। लैला को मां सुलिया इसके निकाह में शामिल थी। मौलवी साहब ने पहले यारम का निकाह पढ़वाया, फिर रूह की तरफ आए। रूह नूर वल अहमद खान, आपका निकाह सैयद यारम का आदमी वल सैयद इब्राहिम का आदमी के साथ 50 लाख सिक्का राजुल वक्त करार पाया है, क्या आपको कबूल है? मौलवी के सवाल रूह के कान में गूंज रहे थे। उसने बेयकीनी से सामने देखा जहाँ यारम उसे नज़रों के सामने लिए बैठा था। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। यारम ज़रा सा मुस्कराया था और उसे नज़रों से बोलने का इशारा किया था। कबूल है, उसके चेहरे को देखते हुए खोए हुए लहजे में बोली थी। वो खुलकर मुस्कराया था। फिर सवाल फिर से दोहराया गया। रूह ने वही जवाब दिया। यारम की रस्म अदा हुई, सब ने निकाह की रस्म अदा हुई, सब ने मुबारकबाद दी, लेकिन एक सवाल था जो रूह के जहन में गर्दिश कर रहा था। जब रूह का पहले निकाह हुआ था तब अम्मी ने किसी शेख का नाम लिया था, लेकिन इस निकाह ख्वाह ने किसी शेख का नाम नहीं लिया। लेकिन इस वक्त तो होश ही कहाँ थे कुछ जानने का, खुद समझने का। ये मौका तो उसे यारम ने दिया था। मौलवी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर लड़की पहले से शादीशुदा हो लेकिन इसका खामन मार चुका हो और वो किसी और के निकाह में आ जाए, तो क्या ये निकाह जायज़ है? यारम ने मौलवी साहब को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन इससे पहले खिज़र ने मौलवी साहब के सामने सवाल रख दिया। यारम भी इसके करीब आकर खड़ा हो गया था। तुमने अधूरी बात बताई मौलवी साहब को। खिज़र, रुको, मैं पूरी बताता हूँ। अगर लड़की को धोखे में रखकर इसे झूठा निकाह कर लिया जाए, मेरा मतलब है कि फ़ोन पर निकाह किया जाए, बस एक तरफ की कार्रवाई मुकम्मल की जाए, फ़ोन पर लड़की को रिकॉर्डिंग सुनाई जाए, निकाह नामे पर जैली नाम से दस्तखत किए जाएँ, वल्दियत भी गलत बताई जाए, पर निकाह, मेरा मतलब है झूठा निकाह होने से पहले ही वो आदमी मर जाए, तो क्या ये निकाह जायज़ है? खिज़र, तुम्हें इस तरह से ये सवाल पूछना चाहिए था, उसने खिज़र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि वो हैरानगी से देख रहा था। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये तो निकाह ही नहीं है। निकाह में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वल्दियत का ठीक होना है। दोनों तरफ से मुकम्मल कार्रवाई गवाहों के बिना पर की जाती है। हाँ बिल्कुल, लोग फ़ोन पर निकाह करते हैं, लेकिन मुर्दा इंसान निकाह कैसे कर सकता है? अगर सिर्फ इसकी आवाज़ थी लेकिन वो मर चुका है तो ये निकाह हुआ ही नहीं। मौलवी साहब हैरानगी परेशानी से निकाह किए वारदात सुन रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आप चलें, गाड़ी में तशरीफ़ रखें। खिज़र अभी आपको आपके घर छोड़ आएगा। ये सब कुछ किया क्या था तुमने? ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ तुमने कब जाना? वो आदमी कैसे मरा? जिस दिन रूह यहाँ पे आई थी, तुम्हें याद है? मैं शम्स से बात करने गया था, उसे समझाने गया था कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है। तुम जानते हो वो काम क्या था खिज़र? शम्स शेख वहाँ पाकिस्तानी लड़कियों से जैल निकाह करके उसे यहाँ बुलाता था। जितनी खूबसूरत लड़कियाँ इसकी इतनी ज़्यादा कीमत, और फिर इन्हें यहाँ लाकर बेच देता था। मैंने उसे समझाया कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे हाथों मारा गया। शम्स इस जाली निकाह के लिए रमीज़ शेख का नाम इस्तेमाल करता था। जिस दिन मैंने पहली दफ़ा रूह को देखा, वो मासूम चेहरा मेरी दुनिया हिला गया। खिज़र, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरे मुस्तक़बिल में अंधेरों के सिवा और कुछ नहीं, लेकिन रूह ने मुझे मजबूर कर दिया। उसने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। अब उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया। वो हमेशा से अपनी हर बात उससे शेयर कर देता था। सारम के बाद खिज़र उसके लिए बहुत ख़ास हो गया था। ठीक है, मैं मौलवी साहब को छोड़ के आता हूँ, तुम भाभी के पास जाओ, बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे, बहुत वक्त हो गया। खिज़र ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। भाभी? आज आखिरकार वो लड़की से भाभी बन ही गई।
हाँ, आपने उसे लड़की कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन लैला का क्या बनेगा? खिज़र ने पूछा। मेहरबानी फरमाकर इस वक्त लैला का नाम लेकर मेरा मूड मत ख़राब करें। आप यहाँ से तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। यारम नाक से मक्खी उड़ाता हुआ निकल गया। सबको बेचकर उसने दरवाज़ा बांध दिया और अपने कमरे में आया। लेकिन यहाँ रूह नहीं थी। यकीनन वो दूसरे कमरे में थी। मेरे दिल की दुनिया हिलाकर आप दूसरे कमरे में मुँह छुपाए बैठी हैं, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। वो मुस्कुराता हुआ इसके कमरे में आया। वो बेड पर बैठी थी। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, जल्दी से दूसरे कमरे में आओ। वो दरवाजे से हुक्म जारी करता वापस पलट गया। अभी कुछ घंटे पहले भी वो इसकी बाहों में थी, लेकिन उसके हाथ छुड़ाने की वजह से वो बुरा मना गया था। पर अब तो रूह उसको नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वह अपना दिल मजबूत करती है, ऐसा कदम उठाती इसके कमरे तक आई। उसे अपने पीछे से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन पलट कर देखा तो दरवाज़ा बंद किए इसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। वह ऐसा बिल्कुल इसके करीब आकर रुका और इसके कान करीब झुका। तुम जो आ रहे हो पहलू में, अब होश कैसे आएगा? इश्क ज़रा रुक तो सही, इश्क फना हो जाएगा। मेरा बनने के लिए शुक्रिया। वेलकम टू माई लाइफ। रूह नूर से रूह यारम बनने के लिए शुक्रिया। आज से तुम यारम की रूह हो, और अगर रूह यारम से दूर हुई तो यारम बेजान हो जाएगा। और मैं जानता हूँ तुम अपने यारम को कभी भी बेजान नहीं होने दोगी। मुझे कभी छोड़ कर तो नहीं जाओगी ना? वादा करो मुझसे रूह, चाहे कुछ भी हो जाए कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। करो वादा। इसके बिल्कुल करीब खड़ा उसका चेहरा अपने हाथ में लिया वैसे वादा मांग रहा था। रूह ने बस अपनी नज़रें झुकाईं। जब यारम की गिरफ्त अपने चेहरे पर ज़रा सख्त होती महसूस हुई, उसने यारम के हाथों पर अपने हाथ रखे। करो वादा कि मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा। और वो मुश्किल उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए बोली, थैंक यू सो मच रूह। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके कान में सरगोशी करते एक झटके से अपने करीब तर किया। यारम ने पूरे इस्तेकाक से इसके लबों पर अपने लब रख दिया और इसका नाजुक सरापा अपनी बाहों में भरते हुए बेड पे उठा लाया। तुम्हें पता है रूह, तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश ना थी, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तुम्हें चाहना, तुम्हें प्यार करना, बस तुम्हें ही सोचना, तुम्हारा बन जाना, उफ कितनी ख्वाहिशें दिल में जाग आई हैं। पता नहीं तुमसे पहले ये सारी ख्वाहिशात कहाँ सोई थी। उसके चेहरे पर जा अपनी मोहब्बत की मोहर साबित करता वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। उसे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत की कमी महसूस न हुई थी, लेकिन रूह की ज़िंदगी महसूस आने के बाद उसे हमेशा अपनी ज़िंदगी में रूह की कमी महसूस हुई। ये नाजुक सी लड़की कब इसके लिए इतनी खास हो गई वो खुद भी नहीं जानता था। और तो यह भी नहीं जानता था कि जब रूह को पता चलेगा कि यार वो शख्स है ही नहीं जिसके लिए वो इतनी दूर यहाँ आई थी, तो वो बस इसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। इसे रूह चाहिए था किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान से ही क्यों न जाना पड़े। मगर ये था कि वो रूह का नाम अपने नाम से कभी अलग नहीं होने देगा। रूह सिर्फ इसी का हक है। इस पर कोई रूह को सोचने के लिए, इसे देखने के लिए, इसे बात करने के लिए यारम की इजाज़त लेगा। यारम की शिद्दतों और जसारतों से घबराती उसकी बाहों में पनाह लेती लड़की उसे दीवाना कर गई। यारम के हर अंदाज में रूह के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो इसके इश्क में डूबा, इस पर अपनी मोहब्बतों की बरसात करता रहा। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और गुजरते लम्हे के साथ रूह को अपना आप और भी खास लगने लगा। वो अपने आप को कभी मनहूस समझती थी। यारम की बनाओं में मताए जहाँ से कम न थी। वो इसके बाहों में पुरसकून नींद सो रही थी जब अजानों की आवाज़ गूंजने लगी। उठो मेरी जान, नमाज का वक्त हो गया। उसने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की। यारम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक पल न सो सका। रूह के सोने के बाद भी उसके ज़हन में बस एक ही बात चलती रही। क्या सच जानने के बाद वो इससे नफरत करने लगी कि जिस तरह से उसकी अपने से दूर हुए वो भी इससे दूर चली जाएगी। उसके ज़हन में उठते हर सवाल का जवाब नहीं था। वो कभी इसे खुद से दूर नहीं जाने देगा, उसे कुछ भी पता नहीं चलने देगा। वो इसे कभी इन लोगों के पास वापस नहीं जाने देगा जहाँ से वो आई थी। अगर वो इन लोगों से कभी मिलेगी भी तो इसे कैसे पता चलेगा? यारम उसे इनसे दूर कर देगा, जिसकी वजह से रूह इससे दूर हो सकती है। और ये फैसला करके वो कुछ हद तक वो सुकून हो चुका था। उठ जाओ, जान ये ना हो कि तुम्हारी नींद की वजह से तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए, फिर कहोगी कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, जबकि मैंने तो तुम्हें तंग भी नहीं किया ज़्यादा। उसके कानों में सरगोशी करते उसके कान की लौ चूमता तो मुसलसल से जगाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता इतनी ख़तरनाक नींद है तुम्हारी, वरना तो तुम्हारी नींद से बहुत सारे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। तो फिर क्या ख्याल है? वो जो मज़े से नींद में इसकी बातें सुन रही थी उसे वापस रात वाली टोन में आता देखकर फ़ौरन उठ कर बैठ गई। मुझे नमाज़ पढ़नी है। इससे पहले कि दोबारा इसके होश ठिकाने लगाता वो भाग कर वाशरूम में बंद होगी। अब तो तुम्हें भाग कर भी मेरे ही करीब आना है। उठ कर बैठा और बेड के क्राउन से टेक लगाता वाशरूम के दरवाजे को देखता रहा। रूह फ्रेश होकर बाहर आई तो वो उसे देख रहा था। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। आप
मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं बाहर जाके नमाज अदा करूँगी। वो हल्का सा मन्नाई नोट कर रहा हूँ, कल रात से तुम्हारी बोलती बंद हो गई, ऐसा भी क्या हो गया रात में? वो शरारती अंदाज अपनाए उसे नज़रों के आसार में लेता हुआ पूछ रहा था। मैं बाहर जा रही हूँ, शर्माती हुई जान नमाज उठाकर बाहर जाने लगे। अरे यार, मैंने कहा बस पूछ ही तो रहा था, ऐसा क्या हो गया रात में? अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम आराम से नमाज़ पढ़ो। वो मुस्कुराते हुए नज़र पूरे कमरे में घुमाने लगा। वो काफ़ी देर खड़ी उसे देखती रही, लेकिन वैसे बिल्कुल बेनियाज ज़ाहिर होने की कोशिश कर रहा था। रूह ने वही जा नमाज बिछाई और नियत बांधी। उसे मुकम्मल नमाज में मसरूफ़ देखकर एक बार फिर से जान लौटाती नज़रों से देखने लगा। उसे लगा था कि वो 5-7 मिनट में नमाज से फ़ारिग हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। नमाज तो फ़ौरन ख़त्म हो गई, लेकिन ये दुआ थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दुआ मांग कर जहाँ नमाज उठाने लगी। मैं तो मिल गया तुम्हें, अब क्या मांग रही हो अल्लाह से? उसने शरारत से पूछा। माँ नहीं रही, थैंक यू बोल रही थी। उन्होंने मेरी सुन ली तो थैंक यू तो बनता है ना। मुस्कुरा कर उसे जवाब देती हुए इसके लिए नाश्ता बनाने बाहर निकल गई। वो नाश्ता बनाकर लाई तो यारम शावर ले चुका था। उसने नाश्ता टेबल पर लगाया, जबकि यारम शीशे के सामने खड़ा उसे देख रहा था। रूह का सारा ध्यान नाश्ता लगाने पर ही था। कल से आज वो इसे अपने दिल के ज़्यादा करीब लग रही थी। आया इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है? वो इसे पूछने लगा, जबकि वो खुद भी जानता था कि वो इसे छिपने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी। उसके मुंह में जो कुछ आया कहने लगी। हाँ यार, भूख तो बहुत लगी, लेकिन खाने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। खींच कर उसे अपने करीब करते इसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला। रूह की तो जैसे जान पर बनाई थी। उसे रात के रूप में वापस आते देखा, लेकिन मुझे खाने के लिए भूख लगी है। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, तुम मुझे खा जाओ, तुम मुझे खा लो, मैं तुम्हें खा लेता हूँ, वो दोनों की भूख ख़त्म हो जाएगी। उसने एक बार फिर से उसे अपने करीब करते हुए इसकी गिरफ्त में लिया और बाजुओं को घेरा तंग किया। मुझे ये डिश पसंद नहीं, मैं नहीं खाती। उसने फिर अपना आप छुड़ाना चाहा। ट्राई तो करो, बहुत टेस्टी है। ये कहते हुए उसके लबों पर झुका और पूरे इस्तेकाक से अपने आप को सैराब करने लगा। फिर जब उसके लबों को आज़ाद किया तो उसके चेहरे पर अपनी संगत के रंग देखने लगा, जहाँ बिखरी या और सुर्खी उसे सुकून दे रही थी। कैसी लगी? अगर चाहो तो ये डिश तुम्हें रोज़ मिल सकती है, अगर ना भी चाहो तो भी ये डिश तुम्हें रोज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये डिश मेरी फेवरेट है। और उसके नरम और नाजुक गुलाबी लबों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, लगता है आपने नाश्ता नहीं करना। वो अपनी शर्म और हया को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। मैंने तो कर लिया नाश्ता, और यकीन करो इससे ज़्यादा मज़ेदार आज तक नहीं किया, वो ज़ूमैनी अंदाज में बोला। और जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, वो इससे नज़रें चुराते हुए बोली, जबकि हाथ कभी दुपट्टा घुमा रहा था तो कभी नाखून मुंह में जा रहे थे। वो इसकी हालत से महसूस हो रहा था। अच्छा यार, करते हैं नाश्ता, हो बैठो। उसने उसका हाथ पकड़कर बैठाया और खुद सामने बैठ गया। वैसे तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नाश्ता करते हुए उसने फिर से उसे मुखातिब किया। कौन सी बात का जवाब? वो ना समझी से पूछने लगी। अरे वही कि कल तक तो तुम्हारी ज़बान कैंची की तरह चल रही थी, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये बंद हो गई? वो शरारत से पूछ रहा था, जबकि नाश्ता करते हुए उसके हाथ कांपे। अच्छा सॉरी, सुकून से नाश्ता करो, मैं कुछ नहीं कहता, वो हंसते हुए बोला। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं करना आपके साथ नाश्ता। वो उठकर बाहर जाने लगी। जब यारम ने इसका हाथ थाम लिया। कल रात तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, अब क्यों जा रही हो? वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। बाहर जा रही हूँ, कोई पाकिस्तान वापस नहीं जा रही हूँ। उन्हें बताना ज़रूरी समझा। पाकिस्तान वापस तो अब तुम कभी भी जा नहीं सकती, लेकिन मुझे छोड़कर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। तुम मुझसे दूर जाने की यहाँ बाहर भी इजाज़त नहीं है। आराम से बैठो और नाश्ता करो। वो बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा था। और रूह को इसके अंदाज से 1 महीने पहले वाले वो थप्पड़ याद आया, जो फिर से एक बार इसके करीब ही बैठ गई। अच्छा ना मेरी जान, अब मैं मजाक नहीं करता, करो नाश्ता। वो इसे अपने हाथ से खिलाने लगा। नाश्ता करने के बाद वो बर्तन उठाकर किचन में गई तो वो वापस ही ना आई। तो वो खुद ही उसे ढूंढता हुआ किचन में आया। ये जो मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल बेकार है। तुम जाकर भी मुझसे नहीं छुप सकती। दुनिया के किसी भी कोने में चली जो, तुम्हारा यार तुम्हें हर जगह से ढूंढ निकालेगा। मैं क्यों छुपने लगी आपसे? भला मैं तो काम ख़त्म कर रही हूँ। वो मुस्कुराई थी, लेकिन सच तो ये है कि कल रात के बाद वो इसकी बेबाक नज़रों से छुप जाना चाहती थी। उसकी नज़रें उसे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर देती। अच्छा, आज से पहले तो इतना काम नहीं था यहाँ पर, तुम 2 घंटे से यहाँ घुसी, आखिर कर क्या रही हो? वो जानती नज़रों से इसे देखते हुए पूछने लगा। मैं सफाई कर रही हूँ, उसने पूरे किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाकर तैयार हो जाए, आपने अपने काम पर नहीं जाना? उसने नज़रें चुराते हुए कहा। नहीं, शादी की पहली सुबह कौन पागल काम पे जाता है? मैं तो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उसने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा। नहीं, आपको जाना चाहिए, बहुत सारे काम हैं, आपको नुकसान हो जाएगा, मैं तो यहीं हूँ। वो जल्दी बोली थी, क्योंकि उससे पहले यार में एक दिन भी इसके पास घर पे ना रुका था। उसने जब पूछा कि क्या वो बहुत बिजी है अपने काम में, तो कहने लगा कि इसके पास बहुत काम है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अरे भाड़ में जाए काम, मैं तो अपनी बीवी के पास रहूँगा। मैं अपनी बीवी के साथ चंद दिन भी ना गुजार पाऊँ तो इतना काम करने का क्या फ़ायदा? वो मोहब्बत से इसके गाल चूमते हुए बोला।
जबकि वो अपने गाल पे हाथ रखे उसे देखने लगी। वो तुम्हारे गाल पे सुर्खी थोड़ी कम हो गई थी, मैंने सोचा लगा दूँ। वो मुकम्मल शरारती अंदाज में बोला। चंद दिन वो इसकी हरकत को इग्नोर करते हुए पूछने लगी, हाँ यार, हनीमून पे जाना है, तुम्हें घुमाने फिराने, तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेके जाऊँगा जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ, बहुत पुरसकून जगह, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो आप सारा वक्त मेरे साथ होंगे। वो कुछ सोचते हुए पूछने लगी, हाँ बेबी, हनीमून पे मियाँ बीवी दोनों हर वक्त साथ रहते हैं, और तुम्हें तो वैसे भी अब मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगा। रूह अपने ध्यान में ये नोट ही नहीं कर पाई कि वो कब इसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और इसके गिर्द बाजू हल करते हुए इसे अपने मज़ीद करीब किया। जानती हो रूह, मैंने कभी अपने लिए तुम्हारी जैसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो कभी भी शादी ना करने का फ़ैसला किया था, और अगर करता भी तो अपने जैसी किसी लड़की से। लेकिन देखो ना, मुझे मिला भी तो कौन, तुम, मासूम सी प्यारी सी गुड़िया जैसी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई नेकी नहीं की, फिर अल्लाह ने तुम जैसी परी मेरे नसीब में कैसे लिख दी। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। वो इसके कंधे पर सर झुका कर के आंखें बंद किए बो रहा था। अगर मैं जाना चाहूँ तो भी क्या आप मुझे जाने देंगे? रूही शरारत से बोली, जबकि कल से अब तक वो हज़ारों बार इसे कह चुका था कि वो कभी उसे खुद से अलग नहीं होने देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी हो और मैं अपनी कोई भी चीज़ खुद से दूर नहीं जाने देता। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। तुम खुद भी चाहो तो भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। यार, आज आप बहुत खुश हैं ना? हाँ, बहुत। जो जवाब मुख्तसर था, मगर जसारतें बढ़ती जा रही थी। आपकी इसी खुशी में मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप देंगे ना? तुम जान मांग लो। वो इसका माथा चूमते हुए बोला। वो तो है ही मेरी, इसे मांगने की क्या ज़रूरत है? वो इतराई थी। तो फिर क्या चाहिए? यार ने इसका दुपट्टा खींचते हुए कहा। प्लीज़ मुझे घर फ़ोन करने दे, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी, मगर वो इसकी सुन कहाँ रहा था। वो तो इसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसे महसूस करने में मसरूफ़ था, या शायद सुनकर इग्नोर कर दिया था। आई लव यू सो मच। इसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो एक बार फिर से इसके लबों पर झुका। यार, मेरी बात सुने। वो इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता मदहोश होने लगा। फिलहाल तुम सुनो, ये धड़कन क्या कह रही है? इसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला। ये दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उसे जवाब दो, उसकी बात सुनो, उसे अपने बेहद करीब किए। वो इसकी सांसें उथल पुथल कर चुका था। उसे बाहों में उठाया, अपने कमरे में ले आया और उसे बेड पर लिटाकर इस पर झुका। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में बात करो, मुझे प्यार करो। मुझे आज तक ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुझसे मोहब्बत करता हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? उसकी आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। खामोश क्यों हो? बोलो ना, करती हो ना मुझसे प्यार? इससे हल्का सा झंझूड़ कर बोला, हाँ करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वो नज़रें झुकाते हुए बोली, जबकि उसका इज़हार सुनकर वो सरशार होकर इस पर झुका। आई लव यू। उसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की मोहर ज़ब्त करके वो इसे दुनिया की सोचों से दूर ले गया। उसका फ़ोन 2 बार बजकर बंद हो चुका था, जबकि वो गहरी पुरसकून नींद सो रहा था। रूह बाहर सोफे पर बैठी टीवी देखने में मसरूफ़ थी, जबकि उसे पता था कि यारम का फ़ोन बज है। लेकिन इस वक्त वो यारम का बिल्कुल सामना नहीं करना चाहती थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतनी मोहब्बत करेगा। यारम सिर्फ कहता नहीं बल्कि सच में उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर वो एक ही रात में मगरूर हो गई थी। फ़ोन दोबारा बजकर बंद हो गया। फ़ोन भी यारम की गहरी नींद तोड़ने में नाकामयाब रहा था। अब बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा तो अगला बंदा खुद ही समझ जाए कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा। ज़रूर वो बेजार होगा या शायद उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ढीठ बन के फ़ोन करता ही रहेगा। ना जाने कौन है ये। बाहर टीवी देखते मसरूफ़ अंदाज में बोली। बहुत देर तक इंतज़ार करती रही कि शायद यारम फ़ोन उठा, लेकिन उसने तो आज कसम खा रखी थी। फिर मजबूर होकर कमरे में आ गई। यारम उठे, कब से आपका फ़ोन बज रहा है? वो जो दरवाजे से बोलती हुई आई थी, अंदर यारम को देखा तो इसके हाथ में फ़ोन था जो वो अपने हाथ में उल्टा सीधा घुमा रहा था। अरे आप जाग रहे हैं तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? बेचारा जाने कब से फ़ोन कर करके हलकान हुए जा रहा है। मैंने कल इन कमीनों को समझाया भी था कि आज के दिन मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें किया जाए, लेकिन उन्हें देखो मजाल है जो एक भी काम खुद से कर ले। वो फ़ोन को गुस्से से घूरते हुए बोला, हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी काम हो, आपको बात कर लेनी चाहिए। वो कहते हुए इसके बिल्कुल करीब आ गई थी। बिल्कुल भी नहीं, आज का सारा दिन मैं अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब बंदा सुकून से अपनी मैरिड लाइफ भी इंजॉय ना कर सके तो फ़ायदा क्या इन सब का? जो भी ये खुद संभाल लेंगे। इतने नन्हे काके नहीं है वो। मेरी टीम के सभी लोग बहुत एक्टिव हैं। यारम ने कहते हुए रूह को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ एक बार फिर से इसका फ़ोन बजने लगा। रूह खिलखिलाकर हंसी, लेकिन यारम जल्दी से फ़ोन काट कर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो बहुत हंसी नहीं आ रही तुम्हें? उसे एक बार फिर से अपने करीब करते हुए कहा। यारम उठा लीजिए ना फ़ोन, कोई ज़रूरी काम होगा। रूह ने इतने प्यार से कहा कि यारम का दिल चाह के फ़ोन करने वाले की जान निकाल ले। जान, इस वक्त तुमसे ज़रूरी कुछ नहीं है। उसका हाथ अपने होंठों के करीब ले जाते हुए फ़ोन फिर से बजा, और इस बार गुस्से से यारम का चेहरा सुर्ख होने लगा, जिसका अंदाज़ा रूह ने बासानी लगाया था। कौन मार गया जो तुम लोग थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? यारम बोला नहीं बल्कि
फनकारा था। अभी तक तो कोई नहीं मरा, लेकिन अगर तुम कुछ देर में अस्पताल ना पहुंचे तो लैला ज़रूर मर जाएगी। फ़ोन से इशाश की आवाज़ उभरी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो अभी भी गुस्से में था। रात लैला बहुत डिस्टर्ब थी। तुम्हारे निकाह की वजह से उसने अपने क्लब में ड्रग्स और ओवरडोज ले लिए हैं, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में है। तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया यारम। तुमने उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया। शार्फ ने दुख से कहा, मैं आ रहा हूँ। उसने बस इतना कह के फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा था ना कोई ज़रूरी काम होगा, वरना कोई इस तरह से आपको बार बार डिस्टर्ब क्यों करता। आप जाएँ, फ्रेश हों, तब तक मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। यारम ने हाँ में सर लाया और उठकर वॉशरूम चला गया। वो चेंज करके जाने लगा। आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो। अंदर से उसने रूह को पुकारा तो रूह इसके साथ ही बाहर तक आई। जब यारम जाते जाते पलटा, एक किस मिल सकती है? वो जो कब से सीरियस शक्ल बनाए हुए था, आप पलट कर बोला तो रूह अचानक ही नर्वस होने लगी। नहीं, आप जाए ना अपने काम पर। वो कंफ्यूज होकर बोली, तुमने मुझे इनकार किया, तुम चाहती हो मैं ऐसे ही चला जाऊँ? वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। शराफत से तुम खुद मुझे किस करो, क्योंकि अगर मैंने किया तो तुम्हें शरीफ नहीं लगेगा, और हो सकता है मेरा अंदाज भी तुम्हें पसंद ना आए। अब बिल्कुल इसके करीब खड़ा था, जबकि रूह समझ नहीं पाई कि वो धमकी दे रहा है या फरमाइश कर रहा है। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। वो मुंह बनाकर, यहाँ बेबी मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं मज़ीद बुरा होकर तुम यहीं रुक जाऊँ तो तुम मुझे। उसने अपने होंठों की तरफ इशारा किया, जबकि वो बुत बनी नज़रें ज़मीन पर गाड़ी हुई थी। फाइन। वो एकदम कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा। नहीं, आप जाए अपने काम पर। रूह उसकी नीयत देखकर फ़ौरन बोली, ठीक है। फिर वो इसके करीब झुका। आंखें तो बंद करें, खुद को घूरते पाकर बोली। डिम्पल नुमाया हुए जो हुक्म में जान, वो आंखें बंद करते हुए बोला, और फिर एक बार फिर से उसके करीब झुका। मरती क्या ना करती। उसने इसका चेहरा अपने हाथों में थामा और फिर आहिस्ता से अपने कपकपाते होंठों को इसके माथे पर रखा। डिम्पल मजीद गहरे हुए, से ज़्यादा तुमसे उम्मीद भी नहीं की थी। खैर, थैंक यू सो मच। वो रूह की थोड़ी चुमता मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया। वो सीधा हॉस्पिटल आया और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलता हुआ अस्पताल के इस कमरे में आया जहाँ लैला थी। शार्फ और खिज़र पहले ही यहाँ मौजूद थे। वो तेज़ी से लैला की तरफ आया जो बेड पर बैठी हुई थी। उसने लैला को गर्दन से पकड़ा और वहीं बेड पर लिटा दिया, जबकि शार्फ और खिज़र तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े थे, जिन्हें इशारे से रोकता हुआ बोला, अगर एक भी कदम आगे को बढ़ाया तो तुम दोनों के पैर काट के दुबई की सड़कों पर भीख मांगूंगा, और तुम्हें बहुत शौक है मरने का। खिज़र, मेरा रिवॉल्वर दो, मैं एक ही बार इसकी जान निकालता हूँ। आधा तुम्हें कि ये सारे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। वो सख्ती से इसकी गर्दन पर हाथ जमाए हुए फनकार आता। डेवलो मर जाएगी। शार्फ चिल्लाया था, मेरा सांस बंद हो रहा है। लैला प्लीज़ प्लीज़। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश कहा, तुम तो मरना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी मौत आसान कर रहा हूँ, प्लीज़ छोड़ो मुझे मेरा सांस। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गर्दन पर दबाव होने की वजह से नहीं बोल पाई। बेकार में ड्रग्स लेने की क्या ज़रूरत थी? लैला मेरे पास आ जाती, मैं खुद गोली मार देता। उसने एक झटके से लैला को छोड़ा तो वो दूर जाकर बेड से ज़मीन पर गिरी। लैला, मेरे साथ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इसके बाद तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, और प्लीज़ अगर तुम्हें खुदकुशी करने का बहुत शौक है तो मेरे पास आओ। तुम्हें पता है मुझे इस तरह से मौत देने में बहुत मज़ा आता है। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया डेविल। मैं तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी। जब उसे पता चलेगा ना कि तुम एक डॉन हो, एक कातिल हो, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ना जाने लैला में इतनी हिम्मत कहाँ से है कि वो बोल उठी। वो इसके पास ज़मीन पर आ बैठा और एक झटके से उसे बालों से पकड़कर सीधा किया। मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा, तुम्हें वो मौत दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली। तड़प तड़प कर मरोगी। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार दोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को ज़रूर बताऊंगी। अगर मुझे सुकून नहीं, मुझे करार नहीं, तो मैं क्यों लेने दूँ? वो आंखों में आंसू लिए बोली, जानती हो लैला, जिंदा इंसान को ज़मीन के अंदर कैसे महसूस होता है? नहीं, मैं बताता हूँ। फर्ज करो मैं तुम्हें एक ताबूत में बंद करके जंगल में ज़मीन के अंदर दफना रहा हूँ। वहाँ तुम्हें सांस नहीं आएगी। ऐसा ऐसा तुम्हारी सांसें रुकने लगी। तुम ताबूत के अंदर हो, मैं तुम पर मिट्टी फेंक रहा हूँ। तुम अंदर से चिल्ला रही हो, प्लीज़ मुझे बचाओ, खोलो मुझे, निकालो मुझे यहाँ से, मेरी सांस रुक रही है। तुम्हें ज़मीन के अंदर दफन करके मैं जा चुका हूँ। वो बिल्कुल इसके करीब बैठा बता रहा था। वो बहुत गौर से सुन रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वहाँ जंगली कुत्ते किसी के जिस्म की खुशबू सूंघकर तुम्हारी कब्र के ऊपर घूमने लगेंगे। इतने में वहाँ के शेर भी इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान कर पहुँचेंगे। वो कुत्तों को मारने लगेंगे। अगर तुम्हें कुत्ते खाएंगे तो शेर अपनी भूख कैसे मिटाएगा? डेविल, ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ चुप हो जाओ। कब्र के अंदर आती खौफनाक तुम्हें मज़ीद खौफज़दा कर देंगी। लैला ने अपने दोनों हाथों कानों पर रखने चाहिए, लेकिन इससे पहले यार ने उसके हाथ थाम लिए। इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान के कराने लगे। पूरा जंगल जंगली खौफनाक जानवरों की आवाज़ से गूंजने लगेगा। कब्र के अंदर तुम्हारी सांसें रोक रही होंगी। तुम खुद भी अपनी सांसों की आवाज़ नहीं सुनना चाहोगी। यही वो जंगली जानवर तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हें ज़मीन से निकाल कर चीर फाड़ न दे।
फिर ज़मीन के अंदर की मखलूक, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू तुम्हारे जिस्म पर रेंगेंगे। प्लीज़ बस कर दो डेवल, लैला ने रोते हुए कहा। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि ताबूत के अंदर वो कहाँ है, कहाँ से तुम्हारे जिस्म पर पहुँचे। बस बस प्लीज़ मुझे कुछ मत बताओ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताऊँगी। अपने ऊपर रेंगते जानवरों को महसूस करके वह चिल्लाई थी। अगले ही लम्हे यार ने इसका मुँह अपने हाथ में दबोचा। अगर तुमने रूह को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारी मौत को इस तरह से सोचूंगा कि तुम्हारे इन सपोर्टर्स के आने वाले अजान नस्लें कांप उठेंगी। उसने सामने खड़े खिज़र और शार्फ की तरफ इशारा किया। मुझे ब्लैकमेल करना इतना भी आसान नहीं है लैला। उसने झटके से लैला को पीछे की तरफ छोड़ा। इस सीने में दिल सिर्फ रूह के लिए धड़कता है, बाकी दुनिया के लिए मैं वही डेविल हूँ जिसके हाथ आज तक नहीं कांपे। जबकि बाहर बेंच पे बैठी मासूमा बुरी तरह से कांप रही थी। डेविल मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता लैला ने यह सारा ड्रामा क्यों किया। मुझे तो बस इसके अस्पताल आने के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। मैं इन सब का साथ नहीं दे रहा था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकला तो खिज़र भी इसके पीछे आया, क्योंकि वो अपनी मौत वैसी नहीं चाहता था जैसे उसने लैला को इसकी मौत बताई थी। क्या आप लैला को वाकई वैसे मारने वाले हो या मासूमा ने पूछा। वो इससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, इससे दूर दूर रहती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो उसे मज़ीद डर लगने लगा था। लेकिन खिज़र ने अस्पताल के कमरे से बाहर निकल के उसे साथ आने का इशारा किया तो वो साथ चलती पूछने लगी, तुम्हारे बाबा को ऐसे ही मारा गया था, उन्हें भी जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया गया था। मैं नहीं जानता जिंदा इंसान ज़मीन के अंदर कैसा महसूस करता, लम्हा लम्हा सांस रुकते हुए कैसा महसूस होता होगा। इस दिन मुझे गोली लगी थी और हम जंगलों के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी में थे, जहाँ बाहर से जानवरों की ऐसी खतरनाक आवाज़ें नहीं थी। इन लोगों ने पहले तुम्हारे बाबा को ज़मीन के अंदर दफन करके इन्हें मारा और फिर बाद में जंगली जानवरों ने उनकी लाश को ज़मीन के अंदर से निकाल कर सदीक उसके लिए अजीज़ था और वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। मुझे यकीन है कि तुम बहुत मजबूत लड़की हो। वो इसके सर पर हाथ रखता बाहर निकल गया, जबकि अपने बाप की बेबस मौत पर वो आंसू बहाती वहीं बेंच पर बैठ की। डेविल मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन आज फिर अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज़ वसीम और राशिद का भी हाल निकाल दो। वो लोग इस वीडियो को डिलीट करने पर राज़ी नहीं है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वो इसी डेविल से नहीं डरते, तो चलो फिर इन्हें डराते हैं। मैं रूह के साथ एक पुरसकून वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी सारे काम ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है, मैं रूह को अपने साथ कहीं बाहर लेके जाना चाहता हूँ। 2 टिकट्स का इंतज़ाम कर दो, लेकिन रूह के असल नाम पे। मैं तब तक अपने सारे काम निपटा लूँगा। तुम्हारे पास बस इतना ही वक्त है पासपोर्ट बनवाने के लिए। ठीक है, मैं कर दूँगा। डेविल मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अलग है। क्या रूह इस ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ कर पाएगी? मेरा मतलब है इस लड़की के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहे हो। मुझे लगा ये वक्त ही एहसास है, लेकिन तुमने उसे शादी कर ली। लेकिन जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा, मेरा मतलब है कौन बताएगा उसे? यार हमने उसकी बात काटी। डेविल ये छुपी हुई बात तो नहीं है, बहुत लोग जानते हैं, अगर लैला नहीं तो कोई और सही। मैंने कहा ना, जो भी मुझसे मेरी रूह को अलग करने की कोशिश करेगा मैं उसकी रूह निकाल दूँगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। मुझे वसीम और राशिद से मिलना है। वो खिज़र के साथ वसीम और राशिद के ठिकाने पर आया था। शार्फ आमना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। शार्फ का कहना था कि लैला के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लैला को अपनी भाभी मान चुका था। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो डेविल के सामने भी आ सका था, इसलिए शराफ हसैन के साथ आ गया। वो सीधे इनके ऑफिस में आए और सामने की कुर्सियों पर बैठे। अगर तुम लोग फिर से इस वीडियो के लिए आए हो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो वीडियो डिलीट नहीं होगा। जिस तरह से तुमने वासिक मलिक को मारा है, इतना कमज़ोर हमें मत समझना। वसीम बैठते हुए बोला, अरे हमने तो वीडियो का जिक्र भी नहीं किया। बैठो, हम आराम से बात करते हैं। खिज़र ने कहा, वैसे अगर तुम हमें नाइट सिटी वाला एरिया दे दो तो हो सकता है वो वीडियो डिलीट करने के बारे में हम सोचें। उसने नाइट सिटी एरिया का नाम लिया जो कि डेविल के कब्जे में था। डेविल ये धोखा है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। राशिद चिल्लाया था, छोड़ इन सब बातों को। मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुम लोग वीडियो डिलीट करना चाहोगे? अगर तुम्हारा जवाब अभी भी नहीं है तो इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ अपना काम करूंगा। डेविल इनके सामने बैठता हुआ बोला, नहीं, वो वीडियो हरगिज़ डिलीट नहीं होगा। वसीम चिल्लाया, फाइन, अब मैं नहीं पूछूंगा, तुम वो डिलीट कर भी दो तो भी नहीं। डेविल ने जब अपनी जेब से एक ब्लेड का पैकेट निकाला, जिसे देखा शार्फ का मुंह बन गया। या नहीं, हम वो एसेट क्यों लाए थे? शार्फ ने कहा, किस तरह से मरना पसंद करोगे वसीम? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। डेविल ने इसके सामने दोनों चीज़ों की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इनसे डर जाऊंगा? मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो वीडियो तो डिलीट कैसे कराओगे? वसीम हंसा था। उसकी हंसी ने जलती पर तेल का काम किया। डेविल ने इसका जबड़ा पकड़ा और तेजाब की शीशी इसके मुंह में उंडेल दी। हाँ राशिद, तुम्हारे पास भी 2 ऑप्शन हैं, तुम किस तरह से मरना चाहोगे? उसने वहीं 2 चीज़ें अब इसके सामने रखी थी। उसने राशिद का जबड़ा पकड़ा जब इसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर जब मगाता नाम देकर उसके गाल पर डिम्पल नुमाया हुआ सारा गुस्सा जाग की तरफ बैठा था। उसने इशारे से खिज़र को राशिद का मुंह बंद करने को कहा और ख़ुद गहरा सांस लेकर फ़ोन अटेंड किया। हाँ जान, बहुत मिस कर रही हो मुझे लहजे में दुनिया जान की मोहब्बत से मोकर बोला।
मिस नहीं करी, बस पूछ रही कि क्या बनाऊँ। रूह शर्माते हुए बोली, कुछ मत बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, हम साथ बाहर लंच करेंगे, तब तक तुम तैयार हो जाओ, अगले 15 मिनट में मैं तुम्हारे पास हूँगा, ठीक है, जल्दी आएगा। ओके जान, मैं बस अभी पहुँचा। फ़ोन बंद करके जेब में रखते ही गाल पे डिम्पल गायब हो चुके थे। एहसान मानो मेरी बीवी का, जिसने तुम्हें जीने के लिए 2 पल और दे दिया। अब बताओ किस तरह से मरना पसंद करोगे। डेवल, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। वो रोते हुए इसके पैरों में गिरा। तुम इस शख्स का वास्ता जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, तुम्हें तुम्हारे अपनों का वास्ता, खुदा के लिए मेरे बच्चे हैं, वो यतीम हो जाएंगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खिज़र इससे डिटेल लेकर सब कुछ डिलीट करवा दो। बस इतना कह के वो बाहर निकल गया। जब खिज़र परेशान हो चुका था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई मौत के मुंह से बच गया हो। डेवल की अदालत में ये लोग अक्सर मौत के घाट उतरते थे। वो कब से बाहर खड़ा हॉर्न बजा रहा था और रूह को फ़ोन पर पहले ही अपने आने की खबर दे चुका था, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं थी और यारम का इंतज़ार करने की आदत न थी। वो तेज़ी से भागती हुई बिल्डिंग से नीचे ही और आकर इसके साथ गाड़ी में बैठी। रूह, ये क्या तरीका है? मैं कब से तुम्हारा यहाँ खड़े इंतज़ार करूँगा और तुम पर आराम से तैयार हो रही हो। मैं तैयार हो रही थी, अब तैयार होने में वक्त तो लग ही जाता है। रूह ने मुँह बनाकर इसकी डांट सुनी। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें वक्त की कदर नहीं है, तुम्हें वक्त की कदर करनी चाहिए। तुम्हें पता है इस थोड़ी देर में कितने काम निपटा सकता था, और तुम इतने वक्त से ऊपर से क्या कर रही थी? मैं तुम्हें वहाँ से फ़ोन करके बता चुका था कि मैं घर आ रहा हूँ, और तुम कौन से वो फैशनेबल लड़कियों की तरह मेकअप करती हो? फिर तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? यार, मैं एक एक सेकंड का हिसाब मांग रहा था। आप देखा नहीं, लेकिन मैंने मेकअप किया है। रूह मुँह बनाकर बोली, हाँ बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है, तुम्हारी आंखों में काजल है और लबों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है, लेकिन मोहतरमा इसे मेकअप कोई नहीं कहता। क्या मतलब? क्यों नहीं कहता? मैंने इतनी मेहनत से लगाया है। अब मैं मारिया आपी की तरह प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना। आपको पता है मेरी आपी इतना अच्छा मेकअप करती हैं, उन्होंने पूरा कोर्स किया है, पूरा बंदा बदल देती हैं। रूह ने खुशी से चहकते हुए बताया। आज से ज़्यादा उसे कभी मारिया के इस कोर्स की खुशी ना हुई थी। ओ प्लीज़ यार, मैं तुम्हारी मारिया नामा नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। यारम सीरियस अंदाज में बोला, सज़ा? आप मुझे सज़ा देंगे? रूह को सदमा हुआ। और नहीं तो सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, ताकि आइंदा तुम ये गलती बिल्कुल ना करो। यारम ने झुककर इसके लबों पर अपने होंठ रखे। रूह का चेहरा पल में सुर्खी झलकने लगा। हम गाड़ी में हैं, रूह ने याद दिलाना ज़रूरी समझा। हाँ, इसीलिए इतनी कम सज़ा दी। अगर घर में होते तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उसने मुँह बनाकर कहा, जबकि नज़रें मिलाना और मुश्किल हो चुका था। हाँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और घर वापस आने के बाद मुझसे अच्छा होने की उम्मीद भी मत करना। उसने तहे दिल से इसका लगाया हुआ इल्ज़ाम कबूल किया। वो इसे पहले शॉपिंग मॉल लेके आया और इसके लिए उसकी जिस्मानियत के हिसाब से कपड़े निकालने लगा। अरे मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों बेकार में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं? रूह को बेकार में इतना कुछ खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेबी, तुम पे खर्च करने से मेरे पैसे बर्बाद नहीं होते, तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। इसके गाल पर चुटकी काटते हुए बोला। फिर शॉपिंग में मसरूफ़ हो गया। उसने सब कुछ अपनी पसंद कर लिया। इस बैग का मैं क्या करूँगी? मैं नहीं उठाती ये पर्स वगैरह। मत उठाओ, लेकिन पास होना चाहिए। इसे औरतों की शॉपिंग का ज़्यादा तजर्बा ना था। इसके हाथ में जो आ रहा था वो ख़रीदे जा रहा था। मैं इसे कहीं रख कर भूल जाऊँगी। रूह ने अपना मजाक उड़ाया। हाँ हाँ, ये भी अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपना गार्ड रख लो, तुम जान जाओगी, मैं इसे उठाकर पीछे पीछे आऊँगा। यारम, आपको क्या हो गया? आप पहले तो ऐसे नहीं थी। यारम की इस तरह की बातें रूह को कंफ्यूज कर रही थी। दीवाना हो गया हूँ तुम्हारा साया बन के रहना चाहता हूँ। और ये शख्स इजहार के मामले में कितना अमीर था, बात बात पर अपने दिल की बात उसे कहता था। रूह, अगर तुमने नाखून खाने ना छोड़े तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। यारम मुझसे जब भी कोई बात जुम्मा नहीं करता था, वो अपने नाखून खाना शुरू कर देती थी, जबकि यारम को इसकी आदत से चिढ़ होने लगी थी। मैं नहीं खाती, ये तो खुद ही मुंह में आ जाते हैं। वो मासूमियत से बोली। हाँ बिल्कुल ठीक, तुम्हारे नाखूनों की तो टांगें हैं जो अपने आप चल के तुम्हारे मुंह तक आ जाते हैं। आज के बाद तुम्हारे हाथ तुम्हारे मुंह में देखना, तुम्हारे हाथ काट दूंगा। धमकी देता उसका हाथ पकड़कर आगे चल लिया। अब मेरे हाथ काट देंगे? रूह आंखें टपटपाती पूछने लगी। यार ने घूर कर देखा। मतलब अगर आप मेरे हाथ काट देंगे तो मैं खाऊंगी कैसे, काम कैसे करूंगी, खाना कैसे बनाऊंगी? मैं हूं ना, अपनी बेबी के सारे काम अपने हाथ से करूंगा। अगर आपको मजीद एतराज़ ना हो तो हम लंच कर लें। यार फिर से इसका हाथ अपने हाथ में लेकर चलने लगा। हाँ चलें, वैसे भी आपकी जाराना बातें सुन सुनकर मेरे पेट के चूहे भी खुदकुशी कर लेंगे, और अगर मैं सच में ऐसा जाराना निकला तो यारम ने एकदम सीरियस हुआ। तो मैं भाग जाऊंगी, रूह हंस कर बोली। भाग कर दिखाना, जान ना निकाल दी तो कहना। आज की गिरफ्त सख्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस इसके साथ चलती रही। शायद यारम को ये बात पसंद नहीं थी कि वहाँ से दूर के जाने की बात करे। दोनों ने होटल में लंच किया। यारम ने इसकी पसंदीदा डिश मंगवाई। वो आराम से खाना खा रहा था, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुका था।
यार आपसे आप नाराज़ हैं? रू जो कब से नोट कर रही थी वो इसे बात नहीं कर रहा, पूछने लगी। हाँ, वो मुख्तसर सा जवाब देकर खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। सॉरी यार, मैं आइंदा ऐसे बात नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हूँ। रू ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। ठीक है, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। यार ने अपने हाथ इसके हाथ से निकालते हुए कहा। रू ने एक नज़र पूरे होटल में डाली जो लोगों से भरा हुआ था। यारम यहाँ सबके सामने वो आंखें निकाल कर उसे देखने लगी। क्यों बीवी और मेरी सबके सामने खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? आप घर चलें, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। रू ने हार मानते हुए कहा। यहाँ क्यों नहीं? अगर मुझे राज़ी करना चाहती हो तो यही सबके सामने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। यारम प्लीज़ ऐसे मत करें, रू ने मिन्नत करते हुए कहा था। ठीक है, तुम मुझे नाराज़ ही रहने दो। यारम ने नाराज़गी से चेहरा फेरा, जबकि डिम्पल साफ शरारत की गवाही दे रहा था। लेकिन रू को होश ही कहाँ था डिम्पल का। वो तो बस इसकी नाराज़गी को सोचकर परेशान हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आखिर उसने हार मान ली और अपने हाथ से निवाला बनाकर इसकी तरफ किया, जो यारम ने मुस्कुराते हुए खाया। लेकिन इसकी शक्ल देखकर उसे मज़ीद शरारत सूझने लगी। मैं भी क्या कर रही हो यार, लोग देख रहे हैं, वो शरारत से बोला। रू ने घूर कर इसकी तरफ देखा। वो इसी की बात मान रही थी और अभी मज़ीद नखरे दिखा रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, रू ने मुंह बनाकर कहा। तो यारम का कहका बुलंद हुआ। रू के सामने पहली बार यारम इतना खुलकर हंसा था। मगर तुम तो बहुत अच्छी हो। इसमें प्यार से इसका गाल छुआ। आपके डिम्पल्स भी बिल्कुल प्यारे नहीं हैं और आप मुस्कुराते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, रू ने मज़ीद मुंह बनाकर कहा था। ओए, मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरे डिम्पल्स के बारे में कुछ मत बोलना। मेरी बीवी मरती है इन पर, यारम ने आंख दबाते हुए कहा। आपकी बीवी भी बुरी है, आप भी बुरे हैं, आपके डिम्पल्स भी बुरे हैं और आप हंसते हुए अच्छे नहीं लगते। रू को ज़रूरत से ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। लेकिन इस तरह से गुस्सा निकालती हुई यारम को बहुत क्यूट लग रही थी। वो इसकी मासूम बातें सुनकर हंस रहा था, जबकि दूर कोई था जो इनकी हंसती खेलती ज़िंदगी को देखकर खुश नहीं था। आने वाला वक्त उनके लिए बहुत कुछ चला रहा था जिसके लिए यारम तैयार था, लेकिन रू नहीं। शार्फ अभी अभी ऑफिस में आया था तो देखा तो लैला बैठ के रो रही थी। उसे हंसी भी आ रही थी और वो लैला के लिए परेशान भी था। लेकिन लैला की हालत देखकर उसे पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था। ठीक है, लैला डेवल से प्यार करती थी, बल्कि करती है, लेकिन डेवल ने तो उसे कभी नहीं कहा था कि वो उसके लिए ऐसे जज्बात रखे। ये इसकी खुद साख्ता मोहब्बत थी। लैला क्यों रो रो कर हलकान हुए जा रही हो? बस कर दो, अपने आगे पीछे देखो, यहाँ बहुत लोग हैं मोहब्बत के काबिल। तुम तो एक ही इंसान से दिल लगा कर रोने बैठ गई हो। मुझे देखो, मैं तुम्हारे इंसान से मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझे एक बार ठुकरा दे मैंने दोबारा इसकी तरफ कभी मुड़कर देखता भी नहीं हूँ। शार्फ ने अपनी मिसाल दी। अक्सर लड़कियों से अपने पास बुलाती थी और वो खुशी खुशी सबके पास जाता था, और जो लड़की इसकी तरफ से मुंह फेर लेती वो इसकी तरफ देखता तक नहीं था। 25 साल का ये लड़का ना सिर्फ बहुत खूबसूरत था बल्कि बहुत शौक तबीयत रखता था। लेकिन ये बात लैला के लिए कोई अहमियत ना रखती थी। वो शार्फ की तरह मकती मोहब्बत नहीं करती थी। वो डेवल को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन डेवल ने इसकी जगह किसी और को दे दी। उसका दिल चाहता था कि वो रूह को जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन जिस तरह से डेवल ने इसकी मौत का नक्शा खींचा था वो ये सोचकर भी काम जाती। अच्छा यार, रोना धोना बंद करो, मैं बहुत दिनों से बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई चैलेंज दो। उसे बातों में लगाने लगा। शार्फ अक्सर जब बोर होता तो लैला और खिज़र से ऐसे ऐसे चैलेंज देते थे जिसे हर हाल में करते वो अपनी बोरियत दूर करता था। तुम्हें चैलेंज पूरा करना है ना, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। तुम्हें डेवल के फ्लैट में जाना होगा और वो भी डेवल को बताए बगैर, वो भी अकेले, और इसके घर जाके उसकी बीवी को बताओगे कि लैला यानी कि मैं इसकी बीवी से कहीं दर्जे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी हूँ। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, डेवल मेरी जान निकाल लेगा। शार्फ अच्छा खासा बुखला आ गया था। क्यों, तुम्हें चैलेंज चाहिए था? मैंने तुम्हें चैलेंज दे दिया। अब तुम डेवल को बताए बगैर इसके घर में जाओगे, और इसके बाद जब मैं इसे बताऊँगी कि तुम इसके घर में हो तो वो तुम्हारी बोरियत बहुत अच्छे तरीके से दूर करेगा। लैला जो कब से इसकी बातें सुन रही थी अपनी टेंशन भुला कर इसे चैलेंज देने लगी। शार्फ हमेशा से एक रिकॉर्ड था और वो जो भी चैलेंज लेता से पूरे करता, चाहे किसी भी कीमत पर। अब तो लैला को उसने खुद कहकर ये चैलेंज लिया था। उसे तो अब इस चैलेंज को किसी भी हाल में पूरा करना था। वो अपना सारा काम निपटाकर अपने रूम में रेस्ट करने आई थी। यारम ने उसके लिए नौकर का इंतज़ाम करने के लिए कहा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसके आने से पहले भी यारम सारे काम खुद करता था। ऐसे तो वैसे भी काम करने की आदत थी, और अगर ये सारे काम करने के लिए भी कोई नौकर आता तो उसके लिए करने को कुछ भी नहीं बचता, और घर में काम ही कितना था। सारा काम निपटा कर वैसे वो कितनी देर फारूक बैठी रहती। अभी वो सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में आई थी जब दरवाज़ा बजा। टाइम देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। यारम का तो अभी फ़ोन आया था, वो ऑफिस में काम करने, तो फिर कौन हो सकता है दरवाजे पर। यारम ने इस तरह से किसी के लिए दरवाज़ा खोलने से मना कर रखा था। रूह दरवाजे के करीब आकर पूछने लगी कौन है, तो बाहर से शार्प बोला, अरे शार्प भाई। रूह खुश दिली से उसे खुश आमदीद करने लगी। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ लड़की, वो कहता हुआ अंदर आकर बैठा।
जी कहें क्या कहने आए हैं। खिज़र तो उसे बिल्कुल अपनी किसी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था, लेकिन ये शार्प काफ़ी नक चढ़ा था। वो इससे सीधे मुंह बात नहीं करता था और आज उससे मिलने चला आया। हाँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि लैला तुमसे अच्छी और तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसने जल्दी जल्दी चैलेंज ख़त्म करके यहाँ से निकलना था। ये तो मुझे भी पता है कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छे का तो नहीं कह सकती मैं, उनके पास ज़्यादा देर तो नहीं रुक रही, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो लड़की, ये सारी मीठी मीठी बातें ना तुम सिर्फ भाई के सामने किया करो, मेरे सामने नहीं। आज फिर उसे अचानक ही याद आ गया कि डेविल उसके भाई जैसा है, या फिर शायद उसे बताना चाहता था कि डेविल की ज़िंदगी में इसकी बहुत अहमियत है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। खाना खाया आपने? रूह पूछने लगी। नहीं, अभी नहीं खाया, अभी जाके खाऊंगा। हाँ, चाय ले आओ तुम, उसे कहा। डेविल उसके घर में कब भी खाने पीने की कुछ नसीब नहीं होता जो उम्मीद रखता था, लेकिन जब से ये लड़की आई थी उसके हाथ का मज़े मज़े का खाना दूसरे तीसरे दिन नसीब हो जाता। लेकिन फिर नखरा दिखाना भी ज़रूरी था। आखिर लैला का दोस्त था और उसे लैला का ही देवर बनना था, और उसका दिल भी तो कहता था कि लैला उससे अच्छी और उससे ज़्यादा खूबसूरत है। ये बात अलग थी, वो ये बात बताने के लिए कभी यहाँ ना आता। रूह मुस्कुराते हुए इसके लिए खाना ले कर आई। जब आप आराम से खाना खाएं फिर मैं आपको चाय बना के दूंगी, खाली पेट चाय नहीं पीते। शार्क को इस वक्त बहुत भूख लगी थी, इसलिए सारे नखरे एक तरफ रख कर खाना खाने लगा। अब यारों को पता लगने से पहले उसे कुछ न कुछ खाने को तो नसीब हो ही चुका था, वरना क्या पता यारम सजा के तौर पर उसे कैद खाने में ही डाल देता। शार्क में बचपना था और छोटा होने की वजह से अक्सर गलतियां कर जाता था, जिसकी सज़ा के तौर पर डेविल उसे कैद खाने में डालता और वहाँ उसे पतली दाल और रोटी के साथ खाना खाने को मिलता। और सामने रखी की चिकन कढ़ाई इस पतली दाल रोटी से तो अच्छी थी, बल्कि बहुत मज़े की भी थी। तो मेरी शक्ल देखना बंद कर जाओ, मेरे लिए बंद करो, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। उसने ऑर्डर दिया था, जैसे सामने रूह नहीं बल्कि कोई वेट्रेस खड़ी हो। चलो यारम के आज तक दी गई सज़ा का बदला वो रूह से ले रहा था। ये अलग बात थी कि अगर यारम को इस बारे में पता चल जाता वो इसे उल्टा लटकाने में एक सेकंड न लगाता। अच्छी लैला है, खूबसूरत लैला, और चाय लेकर मैं आऊँ? रूह जो कब से इसके नखरे बर्दाश्त कर रही थी इसके सामने आकर बैठ गई। वो तो चाय की उम्मीद लिए बैठा था, अचानक उसने घूरने लगा। तुम भी अच्छी हो तो चाय तो दे ही सकती हो, शार्क ने मासूमियत से कहा। वो चाय का आशिक था और चाय के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। मैं भी अच्छी हूँ या मैं ही अच्छी हूँ? वो दोनों हाथ सीने पर बांधे इससे पूछ रही थी। चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे? उसने जांचती नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ ज़रूर मिलेंगे, तुम लैला से ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा अच्छी भी हो। यार किसी रोबोट की तरह बोला था। रूह की तो हंसी निकल गई। अगर तुम मुझे चैलेंज करोगे तो ये बात लैला के मुंह पर जाकर कहूँगा। मैं तो आपको ऐसा चैलेंज क्यों दूंगी? रूह ने कन्फ्यूज़ होकर पूछा। क्योंकि सब मुझे चैलेंज देते हैं जिन्हें मैं पूरा करता हूँ। हमें ज़िंदगी में ना हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी हमें कोई भी टास्क दे सकता है। डेविल कहता है हमें हर किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ज़िंदगी है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी मुझे चैलेंज करता है ना, इसका चैलेंज हर कीमत पर पूरा करता हूँ। तो ये बात है, फिर तो मैं भी आपको एक चैलेंज दूंगी, ठीक है? इसलिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। मैं अच्छा हूँ या खिज़र? शार्क को आज पहली बार ये लड़की इतनी बुरी ना लगी थी। शायद आज से पहले वो उसे लैला की नज़रों से देखता था। आपसे तो कभी तफसीली बात ही नहीं हुई। हाँ, खिज़र भाई बहुत अच्छे हैं, उसने दिल से तारीफ़ की। मतलब खिज़र मुझसे ज़्यादा अच्छा है, शार्क ने मुँह बनाकर कहा। पानी पूरी खाती हो तुम शार्क अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल हुए अक्सर लोगों को अक्सर अपने पैसों से पानी पूरी खिलाता था। क्या पानी पूरी यहाँ दुबई में? रूह तो खुशी से बेहोश होने वाली थी, जबकि पानी पूरी का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया था। हाँ, मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं सब कुछ करूँगी जो आप कहेंगे, रूह ने खुशी से चखते हुए कहा। लड़की पहले बात तो सुन लो। शार्क ने उसे हवाओं में उड़ने से पहले ही खींच कर ज़मीन पर ला पटका। तुम्हें अपने प्यारे लाडले भाई खिज़र के लिए बिल्डिंग की छत पर चढ़कर चिल्लाकर 5 बार कहना होगा कि शार्क खिज़र से बेहतर है। खिज़र एक नंबर का लोफर है, शार्क का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। शार्क ने चबा चबा कर कहा। उसके बदले में तुम एक नहीं बल्कि 5 प्लेट पानी पूरी की ला कर खिलाऊंगा, और अगर आराम से कहो तो 1 प्लेट मिलेगी क्या? रूह ने मासूमियत से पूछा। हाँ प्यारी बहना, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें खिज़र के कान में कहना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती दरवाज़ा बजा, और दोबारा इतने जारियाना अंदाज से बजा कि दोनों अपनी जगह उठकर खड़े हो गए। और शिट, डेविल आ गया, शार्क ने डरते हुए कहा। आपको कैसे यकीन है कि वो होंगे? रूह ने पूछा। मुझे पता है वही होगा। देखो तुम मुझे बचा लेना, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, प्लीज़ मुझे अपने शौहर के हाथों से बचा लेना। उन्होंने ज़रूर आपको किसी और काम के लिए भेजा अगर आप यहाँ आ गए, यही बात है ना? रूह ने पूछा और दरवाजे की तरफ जाने लगी। कौन है? मैं हूँ रूह, दरवाज़ा खोलो। बाहर से यारम बोला। इससे पलट कर देखा। मैं अच्छी या लैला? अंदाज में शरारत साफ झलक रही थी। अरे तुम अच्छी हो मेरी माँ, खुदा के लिए मुझे बचा लेना। शार्क ने मिन्नत की और रूह ने हंसते हुए दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही यारम रूह को इग्नोर करता शार्क की तरफ बड़ा और उसे गर्दन से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने मना किया था ना तुम लोगों को, यहाँ कोई नहीं आएगा। वो गुस्से से फनकारा था।
यार ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़े नहीं। रूह तो पहले इसके जाराना अंदाज पे घबराई और फिर आगे बढ़कर शार्फ को छुड़वाने लगी। शार्फ, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, क्यों आए थे तुम यहाँ? ये लैला मुझे बता चुकी है। तुम्हारा तो मैं वो अशर करूँगा जैसे तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा जब रूह ने उसे अपनी तरफ खींचा। हम इससे मिलने आए थे। क्या मेरा भाई मुझे इस घर में मिलने नहीं आ सकता? बोलते हुए रूह की आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई। खबरदार जो आपने मेरे भाई को कुछ भी कहा। वह इन दोनों के बीच में डाल बन के खड़ी थी। भाई, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। आपके अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? शार्फ को फिर से इमोशनल दौरा पड़ा था। मैं तो भाभी के हाथ का खाना खाने आया था। वो अब बहन से भाभी हो गई थी और अभी मुझे चाय बना के देने वाली थी कि आप आगे। वो मासूमियत से बोला, बहुत भूख लगी थी तुम्हें खाना तो तुम्हें मैं खिलाऊंगा। वह एक नज़र रूह को देकर उसे घूरते हुए बोला, घूरना बंद करें मेरे भाई को, भाई प्लस देवर को। और ख़बरदार जो इन्हें डांटा। भाई आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये यारम की मोहब्बत ही थी जो इसे इतना बोलने की इजाज़त दे रही थी। यारम की मोहब्बत से चंद दिन में ही बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। शार्फ ने इजाज़त तलब नज़रों से यारम की तरफ देखा। वो सर झटक कर टाई ढीली करता वहीं सोफे पर बैठ गया। भाई, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। मुझे नहीं पता लैला ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मुझे यहाँ आने का चैलेंज किया था कि मैं रूह भाभी को यहाँ करिए कहूँ कि लैला उनसे ज़्यादा खूबसूरत है। फिर रूह भाभी मेरे लिए खाना लेके आई, लेकिन मेरा यकीन करें मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं रूह भाभी को कभी नहीं बताऊँगा और अगर आप चाहते हैं तो मैं चाय भी पिए बगैर यहाँ से चला भी जाऊँगा। वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला, खाना समूझ चुके हो तो चाय भी पी के ही जाना। आखिरकार साले हो मेरे। यारम को आज शार्फ की मासूमियत नहीं बल्कि रूह के दबंग बोलकर अपने भाई के सपोर्ट ने शॉक किया था। शार्फ को यहाँ से भेजने के बाद वो अपने कमरे में चला आया। उसका अब ऑफिस जाने का कोई इरादा ना था। लैला ने उसे ये बताया था कि शार्फ रूह को सब कुछ बताने के लिए गया था। उसे शार्फ पर बहुत भरोसा था, लेकिन फिर भी रूह के मामले में वो किसी पर यकीन नहीं कर पाता था। जब से रूह इसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी उसे अजीब से डर घेरे हुए था। कहीं वो इससे दूर ना हो जाए, कहीं वो इससे नफरत ना करने लगे, कहीं वो इसे छोड़ कर न चली जाए। मुझे खुद ही रूह को जल्द से जल्द सब कुछ बताना होगा। लेकिन क्या इसके बाद वो मुझे कबूल करेगी? वो एक हाथ खिड़की की टिकाई खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था जब किसी ने पीछे से इसे अपनी बाहों में लिया। रूह का हाथ उसके सीने पर था और वो उसका सर उसकी बैक पर। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? वो धीमी आवाज़ में मनमनाई थी। मैं क्यों तुमसे नाराज़ हूँ? यारम ने उसका हाथ थाम कर चूमा। वो शार्फ भाई की वजह से आपसे इस तरह से बात की, वो मासूमियत से बोली। यारम ने पलट कर इसका सर अपने सीने पर रखा। तुम ऐसे ही मुझसे बिना डरे बिना घबराए बात किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने शार्फ को और काम के लिए भेजा था, लेकिन वो यहाँ आया और मेरा काम वही पड़ा रहा। यारम ने बात बनाई, कर देंगे ना काम। आपको पता है शार्फ भाई मुझे पानी पूरी खिलाएंगे। रूह ने खुश होते हुए बताया। क्या मतलब कि तुम शार्फ की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुकी हो? खैर अच्छी बात है। आज सारा दिन क्या क्या किया? इस वक्त वो सिर्फ अपने और रूह के बारे में बात करना चाहता था, इसलिए उससे रोज़ की रूटीन पूछने लगा। फिर रूह भी उसे अपने सारे दिन की दास्तान सुनाने लगी। रूह, आजकल बहुत लोग मेरे खिलाफ हो गए, उल्टी सीधी बातें मेरे खिलाफ फैला रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें याद है वो इंस्पेक्टर जो तुम्हें लेकर आया था उस दिन मेरे ऑफिस में? यारम ने उसे याद दिलवाया। हाँ मुझे याद है, रूह ने कहा। रूह, वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है, मुझे फंसाना चाहता है, मेरे खिलाफ झूठे सबूत बना रहा है। वो तुम्हें भी मेरे खिलाफ कर सकता है। मुझे यकीन है कि तुम इसकी किसी बात का भरोसा नहीं करोगी, लेकिन फिर भी लगा कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। यारम पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहा था कि सारम उसके बहुत आस पास रहने लगा था। 2 दिन पहले जब रेस्टोरेंट में वो दोनों लंच कर रहे थे तो वो कुछ फासले पर अपनी कैब से चेहरा छुपाए हुए इस पर नज़र रखे हुए था। उसे यकीन था कि यारम की गैर मौजूदगी में वो ज़रूर रूह को सब कुछ बता देगा, इसलिए उसने खुद ही रूह को ट्रैप करने के बारे में सोचा। मुझे आप पर पूरा यकीन है, कोई भी मुझे आपके बारे में कुछ कहेगा तो तुमने यकीन कर लूँगी। क्या आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वो इसे परेशान ना होने का कहकर खुद परेशान हो चुकी थी। वैसे अगले हफ्ते हम हनीमून पे जा रहे हैं, यारम ने उसे आंख मारते हुए मुस्कुरा कर कहा। जब रूह इसकी बेबाकी पर सुर्ख हो चुकी थी। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो मुंह बनाकर बोली। यारम ने उसका ध्यान बटाना चाहा जिसमें वो कामयाब हो चुका था। यारम, मुझे शार्फ भाई से बात करनी है, आप मुझे उनका नंबर मिला कर दें। उसने अपना फ़ोन यारम के हवाले करते हुए कहा। क्या बात करनी है? मेरे फ़ोन से कर लो। वो उसे बताना नहीं चाहता था कि उसके फ़ोन में उसके अलावा सब नंबर ब्लॉक है। मुझे उन्हें चैलेंज देना है, रूह ने सोचते हुए कहा। रूह, ये कोई वक्त है चैलेंज देने का? तुम सुबह उससे बात करना। यारम ने फ़ोन वापस रखते हुए कहा। नहीं ना, आप मुझे अभी फ़ोन मिला करने, अभी मैं उनसे बात करूँगी, उसने ज़िद्दी अंदाज में कहा। तो यारम शार्फ को फ़ोन करने लगा। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो इसकी हर बात को क्यों मानता है। उसने फ़ोन मिलाकर फ़ोन उसके हवाले कर दिया। हाँ डेवल बोलो, शार्फ ने कहा। अरे मैं हूँ रूह, मैंने आपके लिए चैलेंज सोच लिया, रूह ने कहा। तो यारम भी
दिलचस्पी से देखने लगा। बोलो प्यारी बहना, कौन सा चैलेंज है? शार भी एक्साइटेड होकर पूछने लगा। आपको पता है हमारे घर के रास्ते में एक होटल आता है। प्यारी बहना, तुम्हारे घर के रास्ते में एक नहीं बल्कि बहुत से होटल आते हैं। कौन से होटल की बात कर रही हो तुम? 1 मिनट में पूछ कर बताती हूँ। यारम, हम रात कहाँ गए थे खाना खाने के लिए? वो इसे इंतज़ार करने का बोलकर यारम से पूछने लगी। अल-तख्ता अल-फंदुक। यारम ने मुख्तसरन होटल का नाम बताया। अल-तख्ता अल-फंदुक। आपको भी इसी वक्त वहाँ जाना है, लेकिन इससे पहले ना आपको आपके रूम में जितने भी बंदे हैं ना, मतलब खिजर भाई और बाकी सब, इन सब के कंबल चोरी करने होंगी। चोरी? लड़की, तुम मुझसे चोरी करवा रही हो? वो भी खजाने नहीं बल्कि कंबल। वो अच्छा खासा बदमजा हुआ, मगर इस तरह यारम के डिम्पल्स नुमाया होने लगे थे। वो जानता था वो क्या करने वाली है। चैलेंज कबूल कर रहे हैं या नहीं? वो इसे चैलेंज की टोपी पहनाकर न जाने क्या करने वाली थी। ठीक है प्यारी बहन, अगर ये चैलेंज है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। शाह ने यह कहकर फ़ोन बंद किया। इस फ्लैट में बहुत सारे लड़के रहते थे जो तकरीबन सब ही इनके साथ काम करते थे। शाह चोरी से बारी बारी सब के बिस्तर के करीब गया और बड़ी सफाई से सब के ऊपर से कंबल निकालने लगा। हीटर्स चलने की वजह से किसी ने महसूस भी ना किया। 8 कंबल उसके कब्जे में आ चुके थे। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी में डाले और होटल के रास्ते चल दिया। फिर वहाँ पहुँचकर यारम के फ़ोन पर रूह को फ़ोन किया। वो तो कब से इंतज़ार में बैठी थी। फ़ौरन फ़ोन उठाया। अब क्या करूँ प्यारी बहना, होटल के अंदर चला जाऊँ मैं? नहीं, होटल के सामने आपको जगह नज़र आ रही है जो खाली है, वहाँ अंधेरा है। उस पर एक बोर्ड लगा है, शायद बल्ब वगैरह का इश्तिहार है। रूह ने पूरा नक्शा खींचते हुए बताया। हाँ बिल्कुल है, लाइट्स का ऐड है। शाह ने जगह पहचान ली थी। ऊपर बोर्ड पर नहीं, वहाँ नीचे देखे। रूह ने कहा। नीचे क्या है? शाह ने पूछा। दूरी और अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। शाह ने फ़ोन जेब में डाला और आगे बढ़ गया, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो परेशान हो गया। उसे यकीन नहीं था कि रूह उसे ऐसा चैलेंज देगी। वो फ़ौरन गाड़ी के पास आया और वहाँ से कंबल निकालने लगा। जल्दी से वो कंबल निकाले और दौड़कर इस बोर्ड के नीचे आया। यहाँ छोटे छोटे यतीम बेसहारा बच्चे ज़मीन पर सर्दी से कांप रहे थे। उसने जल्दी से बच्चों के ऊपर कंबल डालना शुरू किया। एक जगह एक बच्चा जाग रहा था। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? शाह ने पूछा। सर्दी भी और वो भूख भी, बच्चे ने रोते हुए कहा। शायद उसे भी पहली दफ़ा कोई हमदर्द मिला था। शाह से मज़ीद बोला ना गया। वो फ़ौरन उठकर इस पार होटल में गया और वहाँ से इन सब बच्चों के लिए खाना लिया और फिर जल्दी से वापस आकर इन्हें खाना खिलाने लगा। उसकी आंख से एक आंसू छलका, शायद हमदर्दी का। वो रूह का शुक्रगुजार था कि आज उसकी वजह से पहली बार कोई नेकी की थी, वरना उसे तो हमेशा से ऐसे चैलेंजेस मिले थे जिन्हें पूरा करने के बाद उसे या तो बहुत बुरा महसूस होता या खुद पर गुस्सा आता, लेकिन आज वो दिल से खुश था। उसने रूह को फ़ोन किया। रूह ने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। थैंक यू मुझे वाल की बेस्ट पैन देने के लिए। बस इतना कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो उनसे यारम को देखने लगी। तुम मुझे भी तो कह सकती थी इस काम के लिए। यारम ने कहा। हाँ लेकिन आप ये काम मेरे लिए करते, शार भाई ने ये अपने लिए किया है। वो हंसते हुए बोली। तो यारम ने इसे अपने करीब करना चाहा। अभी मेरा आखिरी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ। वो फ़ौरन इसके करीब से उठकर बाहर जाने लगी। एक ये लड़की और दूसरे इसके ड्रामे। वो उठा और उसके पीछे आकर सोफे पर बैठा, जबकि रूह पूरी तरह ड्रामे में डूबी हुई थी। वो कभी टीवी स्क्रीन की तरफ देखता तो कभी अपनी प्यारी बीवी के एक्सप्रेशन, जो सिर्फ ड्रामा देखती नहीं थी बल्कि फील करती थी। यारमा, आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है? उसके सीने पर सर रखे उसके फ़ोन को हाथों में लिए पूछ रही थी। यारमा आंखें मूंदे इसके बालों में अंगुलियां फेर रहा था। गेस करो। यारम ने आंखें मूंदे हुए कहा। डेवल होगा। रूह उसे देखते हुए बोली और लिखने लगी। ये तो गलत है। रूह ने मुंह बनाकर कहा। इस इंसान का नाम है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। यारम ने उसकी मदद करनी चाहिए। रूह ने पहले सोचा, फिर शर्माते हुए अपना नाम लिखने लगी। अरे इसका पासवर्ड तो मेरा नाम है। रूह ने शर्माते हुए कहा। क्या बात कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। यारम ने हैरान होते हुए कहा। तो रूह हंसने लगी। आप बहुत अच्छी हैं। वो खुशी से चहकते हुए बोली। वो इसे इतना प्यार करता था कि अपना पासवर्ड भी इसके नाम पर रखा था। ऐसे मत कहो, अब तुम फिर से शर्माओगी। मुझे तुम पर फिर से प्यार आएगा और फिर तुम्हें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगूंगा। यारम शरारत से कहता हुआ इस पर झुका। इससे पहले कि वो इसकी बात का मतलब समझकर भागती पकड़ी गई। वो सुबह उठा तो रूह इसके करीब ही सो रही थी। जब से उसने रूह को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था वो काम पर भी देर से जाता था। यही वजह थी कि सुबह नमाज़ पढ़ के रूह दोबारा सो जाती और वो इसे ऐसे ही सोता छोड़कर फ्रेश होकर बाहर आया। मिसेस यारम काज़मी, आप रोज़ मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं। आज आपका शौहर आपको अपने हाथों से नाश्ता करवाएगा। वो कुछ सोचते हुए उसके लिए नाश्ता बनाने लगा था। अभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही खिज़र खड़ा था। मैं यहाँ से जा रहा तो सोचा साथ चलते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोला। यारम ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने का इशारा किया। रात को एक अजीब वाक़या हुआ। डेवल, हम सब लड़कों के कंबल चोरी करोगे? मतलब हद है। अब डॉन के गैंग में चोरियां होने लगी हैं। मुझे तो लगता है अपने ही किसी लड़के की शरारत है। खिज़र ने कहा तो यारम के गाल पर ज़रा सा डिम्पल नुमाया हुआ। तुम क्या कर रहे हो? वो इसे किचन में कुछ करता देख कर पूछने लगा। तुम्हारी भाभी के लिए नाश्ता बना रहा हूँ। यारम का मतलब जोरू का गुलाम। खिज़र हैरान और परेशान होकर इसकी तरफ देख रहा था।
वो रोज़ मेरे लिए नाश्ता बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरा घर संभालती है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, और अगर एक दिन मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊंगा तो क्या मैं जोरू का गुलाम हो जाऊंगा? यारम ने इसकी तरफ देख कर कहा, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि खिज़र कुछ और कहता, रूह कमरे से बाहर निकल के नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। यहाँ आए भाभी, आज आपके खावन मोहतरम ने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया। खिज़र मुस्कुराते हुए बोला, आपने क्यों बनाया? मैं बना देती ना। रूह को शर्मिंदगी हुई। तुम रोज़ बनाती हो, सोचा आज मैं तुम्हें अपने हाथों का जायका चखाऊं। यारम ने उसके लिए कुर्सी घसीटी। खिज़र भाई, आपके घर में कौन कौन है? न जाने रूह के दिल में क्या समाई के पूछने लगी। कोई नहीं, खिज़र की जगह जवाब यारम ने दिया था। आप मुझे छोड़ें, आप बताएं आपके घर में कौन कौन है? खिज़र ने मुस्कुरा कर पूछा। शायद वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहता था। मेरे घर में अम्मी और 3 बहनें, और पड़ोस में फ़ातिमा बीबी, वो भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। जब मैं पैदा हुई तब मेरी सगी अम्मी और अबू फौत हो गए थे। मुझे मेरी दूसरी अम्मी ने पाला है। दूसरी अम्मी मतलब सौतेली माँ? खिज़र ने पूछा। जी। रूह बस यही बोली। यारम प्लीज़ मुझे आज घर फ़ोन करने दें। वो इतनी मोहब्बत और मिन्नत भरे अंदाज बोली। यारम उसे देख कर रह गया, और अगर वो इसके मुंह पर इनकार करता तो आज वो बहुत हर्ट होती, इसलिए बहाना बनाने लगा। और दरअसल मेरे पास अब नंबर नहीं है रूह, वरना मैं तुम्हारी बात करवा देता तुम्हारे घर वालों से। यारम ने बात बनाने की कोशिश की। हाँ भाभी, वो डेवल का फ़ोन ख़राब हो गया था और नंबर सारे डिलीट हो गए थे। खिज़र ने भी साथ देने की कोशिश की। मेरे पास फ़ातिमा बीबी का नंबर है, मेरी शादी वाले दिन उन्होंने मुझे दिया था, मैं अभी लाती हूँ। रूह जल्दी से उठी और कमरे में चली गई। डेवल अब क्या होगा? खिज़र ने परेशानी से पूछा। मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो। चाहे अगर आज सच पता चल भी गया तो भी मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो मेरी और मैं जानता हूँ मेरा खुदा उसे मुझसे नहीं छीनेगा। यारम ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। जहाँ भी रूह गई थी वो हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा लिए आई, उनकी तरफ आई। ये नंबर है। और यारम के आगे फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने लगी। बेल जा रही है, वो एक्साइटेड होते हुए बोली, जबकि खिज़र यारम को देख रहा था, जो टेबल पर हाथ की उंगलियों से लाइनें बनाने में मसरूफ़ था। यारम जब टेंशन में होता था तो ऐसे करता था, और फिर ऐसे ही इस टेंशन की वजह को जड़ से उखाड़ देता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फ़ातिमा बीबी? वो चहकते हुए बोली, और यारम को लगा कोई उसकी सांसों की डोरी को आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा है। खिज़र को अंदाज़ा था कि आज नहीं तो कल तो रूह को सब कुछ पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना जल्दी उसे तो यही लग रहा था कि रूह के पास पाकिस्तान का कोई राब्ता नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, वो भी बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। रूह की बातों से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि दूसरी तरफ जो औरत है उसे यारम के बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ये बात यारम पहले ही क्लियर कर चुका था कि शम्स और रूह के झूठे निकाह के बारे में कौन कौन जानता है और कौन कौन नहीं। शम्स का पाकिस्तान में रूह के घर में किसी से भी कोई राब्ता ना था, वो तो सिर्फ एक औरत के थ्रू सब कुछ कर रहा था। यारम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था। उसे यकीन था अगर रूह अपने घर फ़ोन करेगी तो इस बारे में कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी वो रूह पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पाकिस्तान में मौजूद लोग यही समझते थे कि शम्स जिंदा और वो इसके पास है। शम्स की मौत की खबर को उसने बिल्कुल भी ना फैलने दिया था। वो इसे खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर वो सब कुछ पहले ही प्लान ना कर चुका होता तो रूह को इतनी आसानी से पाकिस्तान में किसी से बात नहीं करने देता, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक डर था, कहीं रूह से दूर ना हो जाए, कहीं उसे सब कुछ पता ना चल जाए। वो कितनी देर उसके फ़ोन पर फ़ातिमा बीबी से बातें करती थी, जबकि यारम भी अब बेफिक्री से नाच तक आ रहा था। मैंने तो रूह के पासपोर्ट और कार्ड का कहा था। हाँ, मैं दोनों का इंतज़ाम कर देता हूँ, मैं सब कुछ करवा चुका हूँ। खिज़र भी पुरसकून हो गया। यार ये मेरा आईडी कार्ड है। वो तो आईडी कार्ड, पासपोर्ट और हनीमून की टिकट हाथों में लिए बेयकीनी से पूछ रही थी। हाँ मेरी जान, ये तुम्हारा है। तुम्हें याद नहीं तुमने फ़ोटो बनवाया था और इन पेपर पे अपने साइन भी किए थे। मैं कितनी अच्छी हूँ लगी हूँ ना इसमें। वो कार्ड पर अपना फ़ोटो देखते हुए बोली। यार बेख्तियार मुस्कुराया। मेरी जान है ही बहुत खूबसूरत। उसका माथा चूमते हुए प्यार से उसके हाथ से पेपर्स ले लिए, क्योंकि इसे हनीमून और पासपोर्ट से ज़्यादा अपने कार्ड बनने की खुशी हो रही थी। 2 दिन के बाद हम यहाँ से अपने हनीमून टूर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर तुम्हारी सारी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तुम्हें फेक पासपोर्ट से दुबई बुलाया गया था, वो सब कुछ भी ठीक करवाना होगा। यारम ने कुछ सोचते हुए कहा। उफ यारम, अगर मुझे ठीक तरीके से यहाँ बुलाते तो ये सब कुछ नहीं होता ना। एक और मुसीबत, पता नहीं आपको इतनी जल्दी क्यों थी। रूह टेढ़े मेढ़े मुँह बनाती लेट गई। हाँ तो तुम्हारे बगैर नहीं रहा जा रहा था। वो इस पर झुकता और ज़ोर से इसका गाल चूमते हुए बोला। यार हम कहाँ जाएंगे? वह एक्साइटेड होकर इसकी तरफ करवट लेकर पूछने लगी। आइसलैंड। उसने इसके गिर्द अपने बाजू आयल करते हुए कहा। यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा नहीं, फ्लाइट में 11 साढ़े 11 घंटे लग जाते हैं। या अल्लाह, 11 साढ़े 11 घंटे, इतनी देर हम कैसे बैठेंगे जहाज़ में? वो इसके मज़ीद करीब होकर पूछने लगी। वैसे ही जैसे तुम पाकिस्तान से दुबई तक बैठी थी। पाकिस्तान से दुबई बहुत दूर है ना। आइसलैंड भी दुबई से बहुत दूर है, वहाँ पर पहाड़ हैं। यारम ने उसकी बातें सुनते हुए सोने के लिए आंखें बंद की तो वो इसके मुंह पर हाथ रख के
पूछने लगी। वो अक्सर ऐसे ही बातें करते हुए सोते थे, लेकिन आज शायद रूह के सोने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, वहाँ पर पहाड़ हैं, बर्फ़ है, समुंदर है और बहुत सर्दी है। अक्टूबर के एंड में दुबई में ख़ास ही गर्मी थी, सिर्फ रात के वक्त थोड़ी बहुत सर्दी लगती, लेकिन यहाँ के लोग तो इतने नाजुक थे कि अभी से कंबल लेने लगे, जबकि रूह को तो अपने ऊपर कंबल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर रात में यारम गलती से इस पर कंबल डाल लेता तो वो जल्दी से हटा देती और कहती, इतनी गर्मी में आप कैसे कंबल लेके सोते हैं, जबकि इस इलाके में समुद्र के करीब होने की वजह से यहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही थी। रात ऐसे ही गुजरी। सारी रात यारम इसकी बातें सुनता रहा। मुझे आइसलैंड में घूमने फिरने की बात कर रही थी। यारम सुनकर हंसने लगा। वहाँ बहुत सर्दी है मेरी जान, हाँ जैसे यहाँ आपको बहुत सर्दी लगती है, बिल्कुल वैसे ही ना। मैं पहले बता देती हूँ, हम सारी जगहों पर घूमने जाएंगे। खबर जो आप वहाँ जाके बिस्तर में घुसे। वो अभी से उसे धमकियाँ दे रही थी। वो जब भी सोने लगता फिर उसे कोई बात याद आ जाती। सारी रात सोती जागती कैफियत में गुजर गई, जबकि रूह तो एक सेकंड के लिए भी ना सोई थी। सुबह उठते ही नाश्ता करके यारम अपने काम पर जाने लगा, तो वो हनीमून पर जाने से पहले सारे काम निपटा देना चाहता था। वो दरवाजे पर रुक कर रूह का इंतजार करने लगा, जो कि किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। रूह यार जल्दी आओ, मुझे काम पे जाना है, उसने पुकारा तो जल्दी जल्दी साफ करती किचन से बाहर निकली। रूह यारम से हाइट में काफ़ी कम थी और यारम को उसके सामने मुकम्मल झुकना पड़ता। यारम उसके सामने झुका और हमेशा की तरह उसने शर्माते हुए इसके सर पर बोसा दिया। ये आदत उनके निकाह के रूह से बरकरार थी, जबकि यारम को इसकी ये आदत सबसे प्यारी लगती थी। उसके सर पर प्यार करके वो हमेशा शर्माती और इस प्यारी सी अदा पे यारम के डिम्पल नुमाया होते। फिर यारम ने दरवाज़ा बंद करने का ऑर्डर दिया, जिसकी रूह ने तकमील करते हुए फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और एक बार फिर से आइसलैंड के बारे में सोचने लगी। कल तकरीबन 1 घंटा फातिमा बीबी से बात करती रही। उसके उनसे घर का नंबर भी मांगा था, लेकिन फातिमा बीबी ने कहा कि नहीं, तो कभी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कल या परसों वो उसके घर जाकर इसकी अम्मी का नंबर ले लेंगी। वो चाहती थी कि वो आज ही अम्मी से बात कर ले, क्योंकि यारम ने कहा था कि हनीमून पर कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। शार्फ ऑफिस पहुंचा। सबसे पहले टकराव उसका लैला से हुआ। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मुझे देखते तक नहीं। मसला क्या है? मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया है ना, वही बहुत है। तुमने डेविल की नज़रों में मुझे गिराने की कोशिश की है लैला। मुझे लगा था तो तुम चाहे कितनी भी मतलबी क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने मतलब के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करोगी। बहुत गलत सोच थी मेरी। मैं ये सोचता था कि तुम डेविल को समझती हो, तुम उसके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम इसके काबिल ही नहीं हो। शार्फ एक गिलास चबा चबा कर बोला। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए ज़बान संभाल कर बात करो लैला। तुम मेरी बहन के बारे में बात करी हो, अगर एक भी लफ्ज़ और कहा तो ज़बान काट दूंगा तुम्हारी। वो गुस्से से दहाड़ा था, जबकि लैला तो इसका अंदाज़ जो लहजा देख कर रह गई थी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ लैला, अगर तुमने मेरी बहन की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी दोस्त थी। उसने थी पर जोर दिया और लंबे लंबे दाग बरता वहाँ से निकल गया, जबकि लैला सुर्ख चेहरा लिए उसे जाते हुए देख रही थी। फुरकान भाई मेरी मदद करें, डेविल ने मेरे भाई को मार दिया मेरी आंखों के सामने। आप यकीन नहीं करेंगे उसने मेरे भाई को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था। उसने मेरे सामने उसके मुंह में तेज़ाब से भरी हुई बोतल डाल दी और उसकी सारी नसें घुल चुकी थी। भाई वो मेरे सामने मार गया। मैं कुछ नहीं कर सका, यहाँ तक कि वो मेरे पास मौजूद सारी वीडियोस भी डिलीट करवा चुके हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई की मौत का बदला लेना है। फुरकान भाई, आपके अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। विक्रम दादा भी हमारे खिलाफ हैं, उन्हें भी ये काम पसंद नहीं था, वरना वो इस मामले में मेरी मदद ज़रूर करते, लेकिन उसे डेविल के काम करने का अंदाज़ पसंद है। फुरकान भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी आंखों से डेविल की लाश देखना चाहता हूँ। राशिद इस वक्त अपने सामने सोफे पर बैठे फुरकान की मिन्नतें करता। फुरकान का बहुत बड़ा गैंग था, वो अपने आप में बहुत पावर रखता था, वो इस इलाके पर हुकूमत करता था, पर डेविल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। तुम फिक्र मत करो राशिद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जहाँ तक बात विक्रम दादा की है, तो हम उनको सिर्फ यही बताएंगे कि डेविल के हाथों तुम्हारा भाई मारा गया, ये नहीं कि वो क्यों मारा गया। विक्रम दादा हमारा साथ ज़रूर देंगे और फिर लगे हाथ मैं भी डेविल से अपने पुराने हिसाब चुका लूँगा। लेकिन डेविल को ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं। वो बाज़ की नज़र रखता है, शेर की तरह दहाड़ना जानता है, तो चीते की तरह चीरना जानता है। वो इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगा। ऊपर से उसकी कोई कमज़ोरी भी नहीं, ना दोस्त, ना साथी, ना औरत, ना दौलत। आखिर किस तरह से हम उसको मार देंगे? डेविल को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम विक्रम और हम एक साथ हो जाएं तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहेगा। तुम सब कुछ संभालोगे ना खिज़र? मुझे शिकायत का मौका ना मिले, और शार्फ की तरफ से तो हरगिज़ नहीं। वो इस वक्त खिज़र और
तो सारा काम समझा रहा था और वो अपने पीछे खिज़र को छोड़कर जा रहा था। तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना, तुम ठीक से अपना हनीमून एंजॉय करना, यहाँ मैं सब कुछ संभालूंगा और शार की तरफ से भी तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं लैला की कोई गारंटी नहीं दे रहा। वो सर फिरी लड़की 3 दिन से यहाँ नहीं आ रही थी और आज आई है तो बाहर बैठ के अपने फैशन की दुकान खोल रखी है। मैंने उसे कहा थोड़ा काम पे ध्यान दो तो कहती है जिस पर ध्यान देती थी उसे तो मेरा ध्यान ही नहीं। मुझे तो लगता है इसका सर घूम गया। खिज़र लैला से काफ़ी उकताया हुआ था जो किसी को खाते में ही नहीं ला रही थी, जबकि हैगिंग का सारा काम सिर्फ लैला कर रही थी जो बहुत दिनों से रुका हुआ था। बुलाओ उसे, मैं खुद बात करता हूँ। यारम के ऑर्डर पर खिज़र ने फ़ौरन उसे बुलाया और अगले 5 मिनट में वो इसके कैबिन में थी। देखो लैला, अगर तुम्हें काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा सकते हो। मुझे तुम्हारे जैसे वर्कर नहीं चाहिए। डेवल ने 2 टोकले में बात की। मैंने कहा अब काम मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं आज ही सारा काम निपटा दूंगी। लैला जानती थी कि डेवल उसे वापस वहीं भेज देगा जहाँ से वो उसे लाया था और वहाँ वापस तो मरते दम तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शिकायत इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। तुम जा सकती हो, जाओ अपना काम करो। अगले ऑर्डर पर लैला फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। वो दूसरी लड़की कहाँ है? डेवल ने मासूमा को पूछा। वो शार्क के साथ साइट पर काम देखने गई है। शार्क ने कहा था कि वो दोनों साइट पर काम करेंगे और वो शार्क की मदद करेगी। शार्क को साइट पे काम करने के लिए कब से मदद की ज़रूरत पड़ने लगी? डेवल ने पूछा। जब से मासूमा मोहतरमा आई हैं, खिज़र ने जल कर जवाब दिया। वो बैठी सोच रही थी कि आइसलैंड में जाने के लिए वो कौन से किस्म के कपड़े पैक करे कि दरवाजे की घंटी बजी। अरे ये कौन आ गया? यारों का तो अभी वापसी का टाइम नहीं हुआ, ज़रूर शार्प भाई होंगे। वो सोचते हुए दरवाजे की तरफ आई। दरवाज़ा खोला तो सामने वो इंसान खड़ा था। उसे पहचानना उसके लिए मुश्किल ना था। ये तो वही इंस्पेक्टर था जो उसे उस दिन यारम के ऑफिस छोड़ के आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने मुस्कुरा कर पूछा। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मेरे शोर घर पर नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। रूह को यारम की बातें याद है। यारम ने उसे बताया था कि यह आदमी उसे फंसाना चाहता है। इट्स ओके, ठीक है, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो डीटो की तरह मुस्कुराया था। मैं तो बस आपसे ये पूछने आया था, क्या आप जानती हैं कि आपका शोर क्या काम करता है? यारम फ़ौरन अपने मतलब की बात पे आया था। जी हाँ, वो एक कंपनी चलाते हैं। रूह ने फ़ौरन जवाब दिया। किस किस्म की कंपनी? सारम ने फिर वो कोई दवाइयों की कंपनी चलाते हैं। किस किस्म की दवाइयाँ? जान बचाने वाली दवाइयाँ। रूह ने जवाब दिया। बहुत गलत मालूमात दी गई हैं आपको। आपके शोर जान बचाने वाली दवाइयाँ नहीं बल्कि जान लेने वाले असले की खरीदो फरोख्त करते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी ले चुके हैं। आई एम सॉरी रूह, लेकिन तुम्हारे शोर एक कातिल है। दुबई का एक बहुत बड़ा डॉन है। डॉन का मतलब समझती हो तुम? गुनाहों की दुनिया का बादशाह। एक कातिल जिसकी नज़रों में किसी की जान की कोई अहमियत नहीं है। चटा खबरदार, जो तो आपने मेरे शोर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा, मेहरबानी फरमाकर यहाँ से चले जाएं या फिर मैं गार्ड्स को बुलाकर आपको धक्के मरवा के यहाँ से बाहर निकलूँ। रूह खुद भी नहीं जानती थी कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। रूह, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारे शोर इतना अच्छा नहीं है जितना वो बन रहा है। वो तुम्हें धोखे में रख रहा है। बहुत पछताओगी रूह, मेरी मदद करो। ऐसे इंसान की आम दुनिया में कोई जगह नहीं है। उसकी जगह जेल के अंदर है। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। डेवल का मतलब समझते हो? शैतान। वो एक शैतान है। रूह, और इंसानों की दुनिया में शैतानों के लिए कोई जगह नहीं है। बस करें, खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से। रूह तकरीबन चिल्लाते हुए बोली और उसके मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सारम काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा लेकिन रूह ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद वो चला गया तो रूह ने यारम को फ़ोन करके सब कुछ बताया। वो फ़ोन पर भी मुसलसल रो रही थी। वो तो शुक्र है यारम, आपने ये सारी बातें पहले ही मुझे बता दी, वरना न जाने ये गिरा हुआ आदमी मुझे आपके खिलाफ क्या क्या बताता। आपको पता है वो कह रहा था कि वो कहता है आप कातिल, आपने खून किए हैं लोगों के, लेकिन मैंने भी उसे बता दिया कि आप ऐसे नहीं हैं और ना ही आप ऐसा कभी कर सकते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी और इसका आंसू यारम के दिल पर गिरा था। मैंने तुम्हें मना किया था सारम, मेरे काम में दखल अंदाजी कर सकते हो लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं। तुमने मेरी रूह को मुझसे दूर करना चाहे, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रूह का फ़ोन बंद होते ही उसने सारम को फ़ोन किया था। उसका नंबर देखते ही सारम ने फ़ोन उठा लिया। भाभी के आज का थप्पड़ कैसा लगा? पहला सवाल ही बेढंगा सा था। यारम तो बहुत गलत कर रहा है इस लड़की को धोखा देकर। आज नहीं तो कल इसे सब कुछ पता चल जाएगा। फिर क्या करेगा तू? आज सबूत नहीं था मेरे पास, कल ज़रूर होगा। और तुझे लगता है वो तेरे सबूतों पर यकीन करेगी? यारम ज़रा सा मुस्कुराया था। सोचना भी मत सारम, वो कभी तुझ पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरे घर आकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने। आज के बाद ऐसी गलती मत करना, वरना तू जानता है मेरे साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। यकीन कर, मैं अभी तक तेरी इस दोस्ती खातर तुझे छोड़ आऊँ जो कभी हमारे दरमियान थी। आज के बाद रूह से दूर रहना, इतना दूर के ढूंढने पर भी नज़र ना हो, वरना अपनी बीवी और बच्ची को देखने के लिए तरस जाएगा। यारम ने इसकी बात काटते हुए कहा। और ओ तो अब तुम अपने म्यार से गिर कर मुझे मेरी बीवी और बच्ची की धमकियां दे रहे हो? सारम उससे चिल्लाया। अगर तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो मुझे भी तो करना पड़ेगा ना सारम। जिस तरह से तुझे भाभी और मायरा अजीज़ है, इस तरह मुझे रूह अजीज़ है। दूर रहना ऐसे। यारम ने फ़ोन काट कर शार्फ को फ़ोन किया।
हाँ डेविल बोलो, नज़र रखो इंस्पेक्टर पर, आज मेरे घर पहुंच गया था वो। डोंट वरी, मैं नज़र रखता हूँ। इस पर शार्फ का जवाब सुनकर उसने फ़ोन काट कर टेबल पर रखा और कुर्सी की पोई से टेक लगा कर बैठ गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया सारम, अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आंखें बंद किए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आज यारम और रूह की आइसलैंड की फ़्लाइट थी। रूह तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जहाज़ में बैठने में उसे डर भी लग रहा था। पहले पाकिस्तान से दुबई आते हुए भी वो कितना डर रही थी, लेकिन तब वो अकेली थी, अब यारम इसके साथ था। वो इस वक्त एयरपोर्ट पर बैठे अपनी फ़्लाइट के अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। रूह तो ये सोच कर खुश हो रही थी कि वो पहाड़ों, समुद्रों और बर्फ़ के बीच जा रही है। वो तो अपने घर से भी कभी बाहर ना निकली थी और अभी इतने दूर दूसरे मुल्क में वो हमेशा से बर्फ़ गिरते देखना चाहती थी। लेकिन जैसे शहर में बर्फ़ गिरना एक ख्वाब सा था। यारम का सारा ध्यान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर था, जहाँ एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था, और वो अपने चेहरे से अपने दिल का हाल छुपा नहीं सकती थी। सारम के बारे में उसने रूह को दोबारा भी यही बताया कि वो उसे फंसाना चाहता है, वो उसके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। रूह का उसकी एक एक बात पर ईमान लाना यारम को गिल्ट में मुब्तला कर गया था, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बता पाया और ना ही उसे कुछ भी बताने का इरादा रखता था। थोड़ी देर में फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होगी। यार मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर मत जाइएगा, सारा वक्त मेरे साथ रहिएगा। अगर मैं सो गई तो भी मुझे अकेला छोड़ के कहीं मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लगेगा। रूह इसके साथ तकरीबन चिपकी हुई तेज़ तेज़ बो रही थी। मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। वो इसे अपने साथ लिए अपनी सीट पर आ बैठा था। थोड़ी देर के बाद जहाज़ ने उड़ान भरनी थी, जबकि रूह आँखें बंद किए इसका हाथ दोनों हाथों में मजबूती से थामे न जाने क्या ज़हरीला बड़बड़ा रही थी। यारम ने ज़रा गौर किया और इसके लबों के पास अपना कान रखा तो पता चला वो कुरानी आयत पढ़ी थी। उफ डरपोक लड़की। यारम इसके डर पर ज़रा सा मुस्कुराया और इसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम कर उसे सीट बेल्ट पहनाने लगा। और फिर जब फ्लाइट उड़ान भरने लगी तो वो चीख मार के इसके सीने में मुँह छुपा गई। शायद लोगों के लिए कोई नई बात ना थी, इसलिए किसी ने भी मुड़ कर ना देखा, और अगर कोई देखता भी तो कौन सा यारम को परवाह थी। वो तो इसे अपने सीने से लगाए बिल्कुल पुरसकून था। रूह इस तरफ देखो। यारम ने उसे खिड़की की तरफ मुतवज्जो किया, जहाँ से बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग बिल्कुल इसके साथ साथ नज़र आ रही थी। यारम, ये तो इस होटल से भी नज़र आता है ना, जहाँ हम खाना खाने जाते हैं। रूह ने ज़रा सा इसके सीने से मुंह निकाल कर पूछा। हाँ रूह, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊँची तरीन बिल्डिंग है। देखो इसे, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम तो बेकार में ऊँचाई से डरती हो। लोग यहाँ पर आकर सेल्फ़ी बनाते हैं, मुझे नहीं बनानी कोई सेल्फ़ी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वो मज़ीद इसके सीने में घुसते हुए बोली। यहाँ पर तो मैं भी ज़रूरत से ज़्यादा ठीक हूँ। वो इसके गिर्द बाजू का घेरा मजबूत करते हुए बोला। यानी ये हमारा बेडरूम नहीं है, आप मेरे ऊपर से हाथ हटाएं। वो मुंह बनाकर बोली। मगर सच तो ये है कि वो ये सोच कर के लोग इन्हें देख रहे होंगे, उसे शर्मा रही थी, लेकिन वो अपने मासूम से डर कर क्या करती। पाकिस्तान से दुबई आते वक्त उसके जहन में ये बात थी कि ना जाने यारम कैसा होगा। वो भी इन्हीं लोगों जैसा होगा जिनके साथ वो आज तक रहती आई है। अगर वो ऐसा होता शायद वो सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजार लेती, लेकिन यारम तो इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और रूह की नज़र में वो बिगड़ चुकी थी। यारम की मोहब्बतों ने उसे बिगाड़ दिया था। अब वो यारम की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसे अब सिर्फ यारम की मोहब्बत ही चाहिए थी। यारम का इसकी परवाह करना, इसका ख्याल रखना, उसे मोहब्बत देना, कोई बात उसे प्यार समझाना, अगर ये सब कुछ बदल जाए तो शायद रूह जिंदा भी ना रह पाए। तो ठीक है, तुम भी ज़रा अपने मेरा मतलब है मेरे सीने से बाहर निकलो। आखिर ये हमारा बेडरूम थोड़ी है। उसने रूह के सर को ज़रा सा अपने आप से अलग किया, मगर रूह ने दोबारा उसके सीने पर अपना सर रख दिया। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, बस आप अपने आप पर कंट्रोल रखें तो फिर मैं भी ऐसे ही ठीक हूँ। यारम ने फिर से इसके गिर्द अपने बाजू रखे। प्लीज़ नहीं ना। रूह ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखा तो यारम ने इसके गिर्द से हाथ हटा लिया और थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो गई। तो यारम ने अपने हाथ दोबारा से इसके गिर्द रख लिए ताकि उसकी नींद ख़राब ना हो। आँख खुली तो यारम आप भी इसके गिर्द अपने बाजुओं को घेरा बनाए उसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत से देख रहा था। यारम, हम अभी तक नहीं पहुंचे? रूह ने आंखें मलते हुए पूछा। वो गहरी नींद से जागी थी। नहीं मेरे जान, अभी तो बमुश्किलात सफ़र हुआ है, ये तो बहुत दूर है। रूह मासूमियत से कहती एक बार फिर से इसके सीने पर अपना सर रखी थी। यारम, आइसलैंड क्या गोरों का मुल्क है? नींद तो वो पूरी कर चुकी थी, तो इसका सवालनामा एक बार फिर से शुरू हो गया। हाँ, ये अंग्रेज़ों का मुल्क है। यारम रूह से पहले कभी किसी से इतनी बात नहीं करता था। वो ये सोचता था कि वो इतने सवाल कहाँ से लाती है। वो बिना उकताए इसके हर सवाल का जवाब मोहब्बत से देता है। मैंने तो खबरों में कभी इस मुल्क के बारे में कुछ ख़ास नहीं सुना। हाँ, क्योंकि इस मुल्क में कुछ ख़ास होता ही नहीं। हर मुल्क अपनी लड़ाइयों और फ़ौज की वजह से मशहूर होता है, जबकि आइसलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। आइसलैंड के चारों तरफ समुंदर है। तुम्हें पता है रूह, आइसलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें कोई फ़ौज सिरे से है ही नहीं। यारम ने उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया। क्या मतलब? फ़ौज के बगैर मुल्क कैसे चलता है? क्या इन पर हमले नहीं होते? रूह हैरान और परेशान उससे पूछने लगी। नहीं रूह, इस मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया का सबसे अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पर कोई फ़ौज नहीं, यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस भी अपने पास पिस्तौल, बंदूक या इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखती।
यहाँ के पुलिस में सिर्फ नाम की पुलिस है। इस मुल्क को पुलिस की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ के लोग एक दूसरे से बेवजह नहीं लड़ते। यहाँ की औरतें अपने शोहर के साथ बेवफाई नहीं करती। यहाँ के मर्द एक ही शादी करते हैं और शादी से पहले किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात कायम नहीं रखते। और सबसे ख़ास बात है, इस मुल्क में जानवर नहीं है, और जो हैं वो नज़र नहीं आते। मेरा मतलब है, इस मुल्क में जानवरों की तादाद सिर्फ 1,500 है और इंसानों की तादाद 3.5 लाख से ज़्यादा। अब 3 लाख लोगों में सिर्फ 1,500 जानवरों को ढूंढना तो नामुमकिन है। यहाँ के लोग जानवर नहीं पालते। इस मुल्क की करेंसी की कीमत बहुत कम है, लेकिन सबसे अहम बात, ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में 9वें नंबर पर है। और कोई सवाल? यारम के जहन में जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, उस सब के जवाब दे चुका था, लेकिन फिर भी शरारत से इससे पूछ लगा तो वो नफ़ी मसारे लाकर बैठ गई। एक सवाल और है। फिर अचानक उठकर बोली, इसे आइसलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया का सरतरीन इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। यारम ने ठहर ठहर कर जवाब दिया, यारम ये खूबसूरत तो है ना, मेरा मतलब है जो कुछ आप बता रहे हैं इसके बाद मुझे नहीं लगता ये जगह कुछ खास खूबसूरत होगी। रूह ने मुंह बनाकर कहा तो यारम मुस्कुराई, ये दुनिया खूबसूरत तरीन इलाकों में से है। आपको तो इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ पता है, आप यहाँ पहले भी आए हैं। हाँ, जब भी सुकून चाहता हूँ मैं यहाँ आता हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें पता है, इस मुल्क में इतनी सर्दी होने के बावजूद भी लोग ज़्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। यारम ने मुस्कुराते हुए बताया, क्या मतलब यहाँ के लोग कपड़े नहीं पहनते? रूह के कहते हुए गाल सुर्ख हो रहे थे। पहनते हैं मेरी जान, लेकिन ज़्यादा नहीं पहनते, कम कम पहनते हैं। यारम के डिम्पल गहरे हुए। इसके अलावा एक अहम मालूमात जो मैं वहाँ पहुँच कर बताऊँगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज से काम नहीं होगी। यारम ने मुस्कुरा कर बताया। यारम ने इसे और भी कुछ बताना चाहा, लेकिन रूह तो अभी तक कपड़ों वाली बात पे अटकी हुई थी।